कल ही 16 जून 2024 को यूपीएससी आईएएस का पेपर कंप्लीट हुआ। आप सभी अभ्यर्थियों ने जो आईएएस का पेपर दिया है उनको आगे की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। सीसैट का पेपर जब कंप्लीट हुआ तो आपकी तरफ से लगातार डिमांड आई, सर इसके मैथ्स के प्रश्नों को हल करा दिया जाए। मैं कल थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से मैं कल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सका। मेरी इच्छा थी कि मैं सोल्यूशन दूं जल्द से जल्द, और आज मैं यहाँ पर इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने जो भी परीक्षा में किया था, आप उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो सेशन से मिलान कर लीजिए कि मैथ सेक्शन में आपने किस तरह से अचीव किया, कैसा आपने प्रश्न हल किया। और भी अभ्यर्थी जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इन प्रश्नों को सीखें, इन परीक्षा के नेचर्स को समझें और इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, जो कि आगे की किसी भी परीक्षा में उनके लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, अच्छा उनकी प्रिपरेशन को और अच्छा इंप्रूव कर सकती है। तो चलिए मैं एक एक प्रश्न को जो कि मैथ सेक्शन से पूछे गए थे उसको मैं कवर करा दे रहा हूँ। आप सभी लोग इस पूरे सेशन को इन तक देखिए, हर क्वेश्चन की मीनिंग समझिए, क्या कहना चाहता है प्रश्न, किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जहां भी आपके डाउट्स हो आप हमें कमेंट में जरूर उसकी यहाँ पर आप कमेंट्स में उस पॉइंट को जरूर रखिएगा, जिससे कि हम उसका सोल्यूशन फिर से आपको प्रोवाइड कर सकें। बात करता हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मुझे जो अभी तक सोल्यूशंस मिले हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही पेपर से मिले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रश्नों को समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, दोनों मीडियम से आप लोग यहाँ पर प्रश्नों को आजकल परीक्षा में देख भी रहे हैं। और जैसे पहला क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन द 6 डेज। इसका अर्थ क्या है कि कुछ व्यक्तियों का समूह है जो किसी कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकता है। वेयर के अ नेचुरल नंबर, इसने स्पष्ट कर दिया, जो कि यहाँ पर 6 डेज लिखा हुआ है उसमें के एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। मैं यहाँ पर हिंदी में मेंशन कर दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या आप सब लोग जानते होंगे कि कैपिटल एन से डिनोट की जाती है और इसकी वैल्यू 1 से शुरू होकर के कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, यही प्राकृतिक संख्या है। अब कह रहा बाई व्हाट परसेंट शुड बी द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड। अब कितने प्रतिशत व्यक्तियों को बढ़ा दिया जाए, कितने व्यक्तियों को नहीं, कितने प्रतिशत व्यक्तियों को बढ़ा दिया जाए, सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन द 5 के डेज, जिससे कि वह कार्य 5 के दिनों में ही कंप्लीट हो जाए। मतलब एक जैसे अगर सोचा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, 6 के डेज में कंप्लीट पहले होता था। हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन थे जो किसी काम को 6 के दिनों में करते थे। 6 के दिन का मतलब अगर के का मान हम 1 सोचे तो 6 दिन होता है, 2 सोचने पर 12 होता है, 3 सोचने पर 18 दिन होता है। इस हिसाब से एग्जैक्टली उसने एक नंबर ना दे करके ऐसे कुछ एक्सप्लेन किया था, और कह रहा है कि अब काम जल्दी थोड़ा सा कराना चाहता है। 5 के डेज का मतलब ही हो गया कि वहां पर जैसे जो ए वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ द के अगर मिनिमम है तो निश्चित तौर पर टाइम कम लगने की बात कर रहा है, और टाइम कम तभी लगेगा जब पर्सन्स ज्यादा होंगे, या हम कह सकते हैं एफिशिएंसी वर्क करने वालों की ज्यादा होगी, उनकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। इसमें एक फार्मूला काम करता है जो कि बेसिकली आप लोग जानते होंगे, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब भी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि कुछ पर्सन्स हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, मैन पावर जिसको आप कहते हैं, कुछ घंटे काम करते हैं, कुछ दिनों में कोई कार्य पूर्ण करते हैं, कार्य का इतना भाग पूर्ण करते हैं और इस तरह से एक मजदूरी पाते हैं, तो अनदर पर्सन या अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन, अनदर उनकी टाइमिंग जो कि आवर्स में हो, दिन में हो, उससे तुलना किया जाए, या मजदूरी या जो है कार्य के पार्ट से कंपेयर किया जाए, तो दिस रूल बी वर्क, यहाँ पर हमेशा यह सूत्र हमेशा काम करता हुआ दिखेगा। जो जो आवश्यकता हो उसको वहां से आप चूज करें। जैसे उसने कहा कि कुछ पर्सन्स थे, पर्सन सपोज करो हमने कहा कि m1 थे जो किसी काम को 6 के डेज में कर लेते थे। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे पर्सन्स आए अपने पास, या पर्सन्स की संख्या अगर m2 हो और वह काम को 5 के डेज में करना चाहते हैं, तो हमसे यही कहा गया है कि इस प्रश्न में अगर देखो कि m1 से m2 तक पहुंचने में कितने परसेंट पर्सन्स की इंक्रीज करना होगा। इसके लिए सिंपल सा है कि आप m1 डिवाइड बाई m2 कर दें, मतलब रेशियो बना दें पर्सन्स का, m1 is to m2 कर दें, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5 के और डिवाइड बाई 6 के से के कैंसिल हुआ, नाउ इट इज 5/6 हो गया। 5/6 का मतलब पहले पर्सन्स 5 थे, अभी पर्सन्स को हमें 6 करना पड़ेगा, तभी जाकर के वह काम आपका जो है, जो पहले 6 के डेज में कंप्लीट होता था, अभी वह 5 के डेज में कंप्लीट हो पाएगा। अब आप खुद ही सोच लें कि अगर 5 से 6 हुआ है तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज हुआ। किस में इंक्रीज हुआ, 5 में हुआ है, तो लिखो 1 गुणे, अब परसेंट में बनाना है इस इंक्रीज को, इस वृद्धि को, 1 गुणे 100, परसेंट में कोई चीज को बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और किसका बनाना है उससे भाग कर दे।
5 से डिवाइड करते हैं 20% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी लगाया है तो यू डन द राइट सोल्यूशन, आपने सही सोल्यूशन किया था। आपके इस प्रश्न का उत्तर 20% आया होगा। अगर किसी ने इस प्रश्न का सोल्यूशन किया है तो 20% उसका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार वर्डिंग कर देता हूँ हिंदी में। कुछ व्यक्तियों का समूह था जो किसी कार्य को 6 डेज में कंप्लीट करता था, जहां पर के एक प्राकृतिक संख्या थी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कह रहा कितने व्यक्तियों का, मतलब एक तरह से ऐसे कहता है व्यक्तियों को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए, कितने बढ़ा दिया जाए नहीं, क्योंकि संख्या तो पहले भी नहीं थी, कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए यह काम केवल 5 के डेज में ही कंप्लीट हो जाए। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 20% है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, क्लियर करिए। x है, y है, z है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक कार्य का भाग है, कार्य की वैल्यू है, इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 पर्सन है, एक का नाम x है, दूसरे का नाम y है, तीसरे का नाम z है, जो किसी कार्य को अपनी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 6 आवर 6 घंटे में, 8 घंटे में और 8 घंटे में कंप्लीट करते हैं। पहला मतलब x अगर x से काम करवाओ तो उसे कुल 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर हम y से काम कंप्लीट कराते हैं तो उसे कुल 8 घंटे लगते हैं कंप्लीट। अगर z से काम कंप्लीट कराएं तो उसे भी कुल 8 ही घंटे कंप्लीट होने में लगते हैं, मतलब कार्य करने में, कंप्लीट करने में लगते हैं। इसका सेंस क्या बनता है, जैसे अब देखो, जिसको दिन समय की बात करो, टाइम जिसको ज्यादा लग रहा है मतलब उसकी इफिशियंसी कम है, ठीक है, और जिसको कम समय लग रहा है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। अभी इफिशियंसी की बात करते हैं, दिस इज टाइम गिवन एंड दे आर द पर्सन। अभी हमने कोई कार्य की बात नहीं करी, बट एक चीज आपको पता होगा, टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा है, जाना है, तो जानते होंगे कि टाइम एंड वर्क में वर्क इज ऑलवेज वन अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड। जब तक कार्य निर्धारित नहीं किया जाता है, कार्य हमेशा एक होता है, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 घंटे का हो, कितने समय का भी हो, कार्य हमेशा एक होता है। इसके या 6 घंटे में कर सकता तो उस कार्य को या 8 घंटे में, और उसी कार्य को अगला भी 8 घंटे में कर लेता था। मैंने यहां तक एक्सप्लेन किया है आपको। आगे पढ़ते हैं। हाउएवर, जब किसने कहा कि ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। जैसे एक होता नहीं कि हमारे पास जैसे 2-3 लोग का समूह है। अब 2-3 लोग के समूह में ऐसा नहीं है कि हम सब साथ में काम कर रहे हैं। उसका कहना है कि इस 1 घंटे के ड्यूरिंग, जब 1 घंटे कोई काम हो रहा था 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जो भी घंटे हो रहा था, उस समय ओनली 1 पर्सन, केवल एक ही पर्सन एक्टिव था, कार्य कर रहा था। बाकी सुस्त थे, शांत थे, दे आर नॉट इन वर्किंग मोड, वह कार्य करने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है। इस घंटे के दौरान, मतलब 1 घंटे के दौरान केवल एक ही व्यक्ति कार्य करने वाला था, ये कंडीशन है। एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स। और ऐसा भी नहीं, जैसे मैंने मान लो अगर एक पीरियड आपको दे रखा कि चलो सब लोग 7 बजे शुरू करो और शाम के तक कंप्लीट करना, जब भी कंप्लीट कर पाओ। 7 से 8 मान लीजिए मैंने काम किया, तो मैं 8 से 9 नहीं करूंगा कंसेक्यूटिव। हाँ, मैं 9 से 10 कर सकता हूँ, कंसेक्यूटिव आवर्स में मैं काम नहीं करूंगा। जैसे मुझे क्लास लेनी है, मैं मान लो क्लास पढ़ाता हूँ, तो मैं 7 से 8 मैंने कोई क्लास लिया, तो मैंने फिक्स कर दिया भैया देखो मैं 8 से 9 रेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं 9 से 10 पढ़ा सकता हूँ, बट कंसेक्यूटिव आवर्स में लगातार मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ। यही कंडीशन है कि द पर्सन जो थे यहाँ पर ग्रुप में, वो पहली चीज तो साथ का साथ काम नहीं करते हैं, वो अलग अलग ही करते हैं हर घंटे। और दूसरी बात, वे लोग कंसेक्यूटिव टाइम्स लगातार क्रम में काम नहीं करते हैं, छोड़ के काम करते हैं, घंटे को छोड़कर काम करते हैं। ऑल आर इंगेज्ड, मतलब इसने कहा सबको मिला जुला दिया जाए, सबको काम में लगाया जाए, किसी को पहले घंटे, किसी को दूसरे घंटे, किसी को तीसरे घंटे, आप अपनी बौद्धिक क्षमता से लगाइए। फिनिश टू वर्क, सबको इन्वॉल्व किया गया। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, कम से कम समय कब क्या होगा, दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, जिससे कि वो कार्य को समाप्त कर सके। वह सबसे मिनिमम समय क्या होगा जिससे कि वो कार्य को समाप्त कर सके। कार्य तो समाप्त हो ही जाएगा, बट वी नीड टू डिसाइड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य की यहाँ पर वैल्यू को डिसाइड करना होगा। टेक अ वैल्यू, कोई एक ऐसा मान लो जो कि दैट विल बी द टोटल वर्क, वह कंप्लीट कार्य होगा, और वह कंप्लीट कार्य ऐसा होगा जो कि दिए गए सभी समयों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिससे कि हम एफिशिएंसी निकाल सके, हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता निकाल सके। क्षमता ऐसे ही होती है जैसे गाड़ी की चलने की दर होती है, स्पीड जिसे कहते हैं। अगर मान लो मुझसे कहे कि इसने 200 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा किया, तो हमने बताया कि कितनी यात्रा थी, कितना समय लगा, बट ये थोड़ी बताया कि उसकी चलने की दर अर्थात स्पीड क्या है। अगर 200 की यात्रा 5 घंटे में पूरा किया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे चला, वो उसकी स्पीड है। दैट इज लाइक एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। जैसे हमारी कार्य करने की क्षमता अगर आप सोचोगे तो मैं किसी कार्य को कितने समय में पूर्ण करता हूँ ये नहीं होगा,
मैं एक यूनिट समय में, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं काम को 10 घंटे में करता हूं, तो मैं 1 घंटे में कितना काम करता हूं, दैट इज माई एफिशिएंसी। अब जो समय कम लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसके लिए सबसे पहले आप टोटल वर्क डिसाइड करो। टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होगी 6 से 8 से, और 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, दैट विल बी 24। हमने यहाँ पर 6, 8, 8 का एलसीएम लिया, दैट इज 24। यही आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी देखिएगा, अगर ये 6 घंटे में 24 काम करता है तो प्रति घंटे 4 काम करता होगा, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर यह 24 काम को 8 घंटे में पूर्ण करता है तो यह प्रति घंटे 3 काम, उसी तरह से इसकी भी 3 ही वर्क की एफिशिएंसी होगी। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हमें काम को जल्दी पूरा करना है तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा? बाई नेचर अपनी आदत के अनुसार सोचिए, जो जल्दी कर लेगा, जो स्पीड वाला पर्सन होगा, तो सबसे पहले आप किसको बुलाओगे? इसको बुलाओगे पहले घंटे, ठीक है। दूसरे घंटे चाहे इसको किसी एक को बुलाना पड़ेगा अल्टरनेट करने के लिए, तो चलिए। तीसरे घंटे फिर किसी एक को बुलाएंगे, लेकिन मैक्सिमम वाले को बुलाएंगे। तो मैक्सिमम का मतलब ये तो बेचारा फंस गया। कैसे फंस गया बताइए? फंस इसलिए गया कि पहले घंटे काम करेगा, चलो नियम के हिसाब से दूसरे घंटे नहीं कर सकता, बट हमें काम को जल्दी पूर्ण करना है, तो हमें तीसरे घंटे तो इसको फिर से बुलाना पड़ेगा। ये फंस गया, ठीक है। अब ये फिर अगले घंटे आएगा, तो इस हिसाब से फिर आएगा, तो अगले इन लोगों के पास ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को लाएगा। हो सकता है यहाँ पर पहली बार वाई आया तो नेक्स्ट टाइम जेड आ जाए, नेक्स्ट टाइम जेड आया है तो अगली बार वाई आ जाए। तो इनका अपना कोई ऐसा नहीं है, ये लोग कोई भी आ सकते हैं। अर्थात हमने एक समझ लिया है कि अगर यह 4-3 का पेयर बनेगा, फिर से 4-3 का ही पेयर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 4-3 का ही पेयर बनेगा, और ऐसे ही 4-3 का पेयर बनता जाएगा उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। मैंने समझ लिया एक पेयर बन रहा है पर्संस का, जो कि 7 वर्ग का है। कितने वर्ग का है? 7 वर्ग का। बट पता है कि यह पहले घंटे या दूसरे घंटे, अर्थात ये कितने घंटे होता है? 2 घंटे। 7 काम होता है कितने घंटे में? बोलिए 2 घंटे में। 7 वर्क होता है 2 घंटे में। तो हमने क्या किया, जो अपना टोटल वर्क है दैट इज 24, हमने 24 को 7 से भाग किया। हमने सोचा कि ऐसे यार 2-2 घंटे के कितने पेयर बनेंगे, तो मैंने जब 7 से भाग किया तो कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 बार का मतलब एक बार में 2 घंटे, तो 3 बार में 3 गुणे 2, अर्थात 3 दूना 6 होता है। 3 दूना कितना होता है? 6 आर तो कंप्लीट लग चुका है, 6 आर लग चुका है। और 7 3 जा 21 मतलब 21 कार्य आपका वर्क जो है वो डन हो चुका है। अब आपके पास कार्य की वैल्यू या टोटल अमाउंट के वर्क कितना बचा है? 24 से अगर 21 निकलेगा दैट विल 3 वर्क रिमेन है, ये बचा हुआ है। 3 कार्य अभी आपका क्या है? बचा हुआ है। इस कार्य को भी करवाना है। किससे करवाएंगे? जो मोर एफिशिएंट होगा, जो ज्यादा कुशल होगा। तो कुशल तो अपना यही है, मैंने कहा ना फंस चुका है, इसी को सब लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कभी किसी ग्रुप में कोई बहुत तेजी से काम कर लेता हो तो लोग उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसी को जल्दी बुलाते हैं, ज्यादा बुलाते हैं। तो आपने उसको बुलाया, कहा भाई तुम्हें जो 3 काम बचा उसको देख लो। 3/4 इसको लगेगा आर, 3/4 घंटे और लगेगा। 6 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं, 3/4 घंटे और लगेंगे। बट हमको यहाँ पर 6 आर 15 मिनट दिया, 6 आर 30 मिनट, 6 आर 45 मिनट एंड 7 आर दिया है। तो हम इस 3/4 आर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 6 घंटे तो डन हो चुका है, 6 आर, ठीक है। अब ये जो बचा है इसी को देखें, 1 घंटे 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 3/4 आर कितना हो जाएगा बताइए? इसको भी 3/4 इंटू आप 60 करेंगे, 4 से डिवाइड किया 15, 3 45, आप 45 मिनट लिख दो। तो 6 घंटे, ठीक है, 6 आर 45 मिनट। इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है, 6 आर 45 मिनट। दैट इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन, अगर आपने इसको सॉल्व किया है और गलती से 7 आर लगा दिया है, कुछ लगा दिया है, तो गलत होगा। फिलहाल हमको सबसे मिनिमम यहाँ पर मैं 6 घंटे 45 मिनट में इसको पूर्ण करा सकता हूँ, डन करा सकता हूँ दिस वर्क। दिस इज द राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न का करेक्ट सम है, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करें, हल करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे साथ आगे बढ़ें। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है और मैंने कई बार कराया भी होगा, अलग अलग क्लास अगर हमारी आपने देखी होगी तो। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंजिक्यूटिव जीरोस, लगातार जीरो, ठीक है, लगातार जीरो आर देयर इन द एंड ऑफ द इंटीजर्स ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट ऑफ। देखो आपके पास एक एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्रेशंस 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 इंटू ऐसे बढ़ते चले गए, दैट इज 25 की पावर 50 है, 25 की पावर 50 है। इनके प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरोस आएंगे? एक्चुअली यह एक नंबर ऑफ जीरो पर आधारित क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आपको एक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसके एंड में कितने जीरो आ रहे हैं काउंट करके बताइए।
तो हम लोग इंडिकेट जीरो काउंट करने चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, अगर कोई भी नंबर आप ले लो दैट इज n, और n के एंड में जीरो है कि नहीं है ये मैं अभी नहीं कंफर्म कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं श्योर कर दे रहा हूं, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन आप 10 से करेंगे तभी इसके एंड में जीरो है। मतलब किसी भी संख्या के अंत में जीरो तभी है जब उसमें 10 एज अ फैक्टर अवेलेबल है। और आप इस चीज को जान लो कि 10 तभी पॉसिबल, मतलब 10 तभी पॉसिबल है जब 2 और 5 है, 2 और 5 का प्रोडक्ट है तभी जाकर के 10 अवेलेबल है, और 10 अवेलेबल है तो उसकी एंड में जीरो अवेलेबल है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर कभी भी किसी प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो आपको बताना है तो नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको इस 2 और 5 का पेयर चेक करना होगा। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 और 5 विल गिव्स अस या प्रोवाइड्स अस, या हमको बताते हैं कि हाउ मेनी जीरो इन द एंड ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। कोई भी समीकरण दिया हो, कोई भी समीकरण आपको दिया, उसके अंत में जीरो की संख्या 2 और 5 के जोड़े ही निर्धारित करते हैं। और जोड़े कभी जान लो कि किसी समूह में अगर हमें दो अलग अलग कैटेगरी की चीजें लेकर पेयर डिसाइड करना है तो जो मिनिमम अवेलेबिलिटी है, जैसे अगर 2 की मिनिमम अवेलेबिलिटी है तो नंबर ऑफ पेयर्स या जो जोड़े बनेंगे 2 होंगे, 2 के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जैसे कभी अगर किसी समूह में हमसे कहा जाए किसी कलेक्शन में कि 2 कम्स 5 टाइम्स, 2 जो है 5 बार आ रहा है, जबकि 5 आता है मान लो 7 बार, तो जोड़े बनेंगे 5। जैसे हमारे घर में अगर हम कह दे कि दो चेयर हैं, या हम कह दे 5 चेयर हैं, 2 टेबल हैं, तो जोड़े बनेंगे 2। जो मिनिमम अवेलेबल है उसी पे पेयर डिपेंडेंट होता है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर इस तरह से कोई सिक्वेंशियल नंबर्स का पैटर्न दिया हो, जैसे 1 से लेकर के 25 तक के नंबर पैटर्न्स आपको दिए हैं, तो 2 देख रहे हैं कि हर दूसरे नंबर पर आ रहा है, 2 पे, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, जबकि 5 की अवेलेबिलिटी कम होती है क्योंकि 5 5 पर आएगा, फिर 10 पर, फिर 15, फिर 20, इस तरह से। तो नंबर ऑफ पेयर्स जो होते हैं 2 और 5 के, दैट विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द 5 पे ही निर्भर कर जाते हैं। इसलिए इस समूह में हमें डिसाइड करेंगे कि 5 कहाँ है और कितनी बार है। पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम 2 वाला टर्म छोड़ते जाएंगे। 5 आपको यहाँ दिखेगा और कितनी बार पता है भाई, 4 पर अगर 2 4 दूना 8 है तो 5 पर 10 होगा। ऐसे अगली बार 5 कहाँ पर आएगा पता है आपको, 5 आएगा आपका 5 आएगा 15 पर, सॉरी। अब ऐसे देखो, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 5 कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसके लिए पहले आप टर्म सोचो। 5 अवेलेबल होगा किस पर, 5 अवेलेबल होगा आफ्टर 4, और कितना पावर रहेगा 10। इसके बाद 10 अवेलेबल होगा क्योंकि 10 में भी 5 होगा, इसकी पावर कितना रहेगा पता है 20। फिर उसके बाद 15 आएगा, 15 की पावर कितना रहेगी 30। फिर ऐसे 20 आएगा, 20 की पावर कितना रहेगी 40। ऐसे ही लास्ट में देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 की पावर कितना रहे दिया ही ऑलरेडी 50। अब आपको इन्हीं में से काउंट करके निकालना है कि नंबर ऑफ 5। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 5 गुणे 1 है, 5 इंटू 1 है, पावर 10 है। इसका मतलब 5 कितनी बार अवेलेबल है 10 टाइम्स। यहाँ पर भी अगर सोचो तो 5 इंटू 2 है, अब 2 से तो मतलब है नहीं, केवल 5 से मतलब है, तो 5 कितनी बार अवेलेबल है 20 बार। यहाँ भी 5 इंटू 3 है तो 5 अवेलेबल है 30 टाइम्स। यहाँ भी 5 इंटू 4 है तो 5 अवेलेबल है कितनी बार, 5 अवेलेबल है 40 टाइम्स। बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि यह 5 की पावर 2 है, और ऐसे इसके ऊपर अगर हम 50 लगाएंगे तो कन्फर्म है कि 50 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 अवेलेबल है 100 बार। अब 5 की काउंटिंग कर लीजिए, 20 10 30 30 60 40 100 200। तो 5 की जो अवेलेबिलिटी हुई 200 हुई। तो अगर 5 200 टाइम्स अवेलेबल है तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द 5 and 2 विल आल्सो बी 200 टाइम्स। और अगर 200 जोड़े बन रहे हैं तो अंत में जीरो की संख्या आपकी 200 ही होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। तो राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का 200 है। अगर आपने 200 लगाया था इस क्वेश्चन का तो सही सोल्यूशन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मेरे साथ बढ़े, इसको पढ़िए ध्यान से। ये क्वेश्चन लगभग जितने भी एग्जाम्स इस समय ट्रेंडिंग में हैं उन सब एग्जाम्स का एक पैटर्न क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। ऑन जनवरी 1 मतलब 1 जनवरी को, 1 जनवरी की बात कर रहा है 2023, पिछले साल है मान लो। अ पर्सन सेव्ड ₹1, 1 रुपए की वो बेचारा बचत करता है, ठीक है, सेव करता है। ऑन जनवरी 2 मतलब 2 जनवरी को, 2023 की 2 जनवरी को क्या करता है वह, उसमें देखिए क्या लिखा है, ही सेव्ड 2 मोर देन द प्रीवियस डे। जितना इधर सेव किया तो उससे 2 जोड़ दीजिए तो वह 3 रुपए की सेविंग करता है, ठीक है, 3 की सेविंग किया। इसी तरह से 3 जनवरी 2023 को ही सेव्ड 2 मोर देन, फिर ऐसे 3 जनवरी की बात करता है, 3 जनवरी को इसमें फिर 2 जोड़ दिया तो वह कितने की सेविंग करेगा, 5 रुपए की सेविंग करेगा। अब इस तरह से आगे बढ़ता चला गया। ही सेव्ड 2 मोर देन दैट द प्रीवियस डे, मतलब पिछले दिन की तुलना में 2 रुपए ज्यादा उसने सेव कर लिया, एंड सो ऑन। इसी कंटिन्यूटी को उसने आगे बढ़ाए रखा। एट द एंड ऑफ विच डेट, किस दिन के अंत में
किस दिन के अंत में हिज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, एज वेल एज परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन, जो किसी नंबर का पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नंबर क्या है, जैसे एक है, एक जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि इट इज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड इट इज द क्यूब ऑफ 1 आल्सो। इसी तरह से अगर हम बात करें 64 की, 64 की, तो यह भी आपको पता है कि यह 4 का होल क्यूब है, इट इज 4 क्यूब बट इट इज आल्सो 8 स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो आपको किस डेट पर 64 की सेविंग मिल जाएगी ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत ही क्लोजर डेट है, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, अब इसी को हमें डिसाइड करना है। तो कैसे कर पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सेविंग समझो, सेविंग ऐसे है 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे सेविंग होती चली जाएगी। चाहे तो कोई वर्बल जोड़ करके भी जा सकते हैं और 64 की सेविंग ला सकते हैं, बट यहाँ पर अगर सोचा जाए तो दिस इज एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यह एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के n टर्म्स का सम जो होता है, द सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर आप समझ लो कि n मतलब द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पदों को जोड़ा जाए, a इज द फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर क्या है। अब जैसे अगर इस सीक्वेंस की बात करो दैट इज a, ये आपका पहला पद है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 2, दैट इज कॉमन डिफरेंस या d है। अब आपको जैसे अगर सम फाइंड करना है तो सम इज 64, हमारी डिमांड क्या है, 64 है, क्यों, क्योंकि 1 तो डिमांड होगी नहीं, 64 है, तो 64 लीजिए और यहाँ पर n बाई 2 रखिए, 2a करिए, a की जगह पर 1 है, प्लस n माइनस 1 करिए, n हमको नहीं पता है, और d की जगह भी 2 रखिए, करेक्ट है। इसको इधर कर दें तो यह हो जाएगा 128 इज इक्वल टू n करिए, दैट इज 2a नॉट, दिस इज 2 प्लस यहाँ पर n माइनस 1 है, मतलब आप ओपन कर दो सीधा सीधा, दैट इज 2n माइनस 2। अब सोचो यह इससे कैंसिल हो गया, राइट, नाउ इट इज व्हाट, ये अब देखो आगे क्या बचेगा, यहाँ पर 128 है, इज इक्वल टू कितना होगा पता है, ये आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2 से कटेगा 64 होगा n स्क्वायर, n की वैल्यू बताओ कितना है, 8 है। मतलब ऐसे ही हमें 8 तारीख तक जाना होगा, पहली तारीख। अब अगर वर्बल आप वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, मतलब 1 से शुरू किया, 1 को आपके पास 1 रुपये है, 2 को आपके पास 3 रुपये और आया तो 4 हो गए, फिर 5 जुड़ेगा 9 होगा, ऐसे से 8 तारीख को जब आप पहुंचेंगे 8 जनवरी 2023 को, तो आपके पास जो कलेक्शन होगा वो 64 होगा, और 64 एक ऐसा अमाउंट है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ, जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी हो। तो राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन है, 8 जनवरी 2023 इज राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, जो आप नोट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन था, और ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये आप एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 222 है कि पावर 333 है, 222 है कि पावर 333 है। अगला देखिएगा 333 है कि पावर 222 है। आपको ऐसे एक दिया गया है पैटर्न, इज डिविजिबल बाई, यह विभाज्य है बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, किससे विभाज्य है, 2 and 3 बट नॉट 37, कह रहा 2 से भी है और 3 से भी है बट 37 से नहीं है, 3 से है 37 से है बट 2 से नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, 2 से है 37 से है बट नॉट 3 से नहीं है, 2, 3 एंड 37 तीनों से है। मतलब ये हमको ऑप्शन डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा सोल्यूशन इसका राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए बन पाएगा। आप इसको ध्यान से समझिएगा, बात करते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले बात करें जाए तो किसी नंबर की आप ध्यान दो, इंड में अगर इवन है, इंड में इवन है मतलब सम है, आप देख रहे हैं, और इसके इंड में क्या दिख रहा है आपको, ऑड दिख रहा है, ऑड मतलब विषम दिख रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम कोई नंबर इंड में इवन देख रहे हैं तो इवन की चाहे जो पावर लगेगी, जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, इट विल प्रोवाइड द इवन नंबर, ये हमेशा आपको इवन ही देगा, अंत में इवन ही देगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो जैसे यहाँ पर ऑड है, ऑड की पावर आप चाहे जो लगा दो, ऑड की पावर चाहे जैसे 3 है ना, तो 3 की पावर 2 करे तो 9, 3 करे तो 27, 3, इस हिसाब से ऑड ही मिलेगा, करेक्ट है, ऑड ही मिलेगा। इवन मिला, ऑड मिला, और इवन प्लस ऑड अगर हम ऐड करते हैं तो अगर 2 + 3 ऐड किया, 1 + 4 ऐड किया, तो हमेशा यू गेट ऑड नंबर, तो आपको ऑड ही मिलेगा, मतलब एक विषम संख्या ही मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा, जब विषम मिलेगी तो विषम संख्या कभी 2 से नहीं कटती है,
ठीक है, 2 से नहीं कटती है। तो जैसे इसमें 2 से कटने का कह रहा है, इसमें भी 2 से कटने का कह रहा है, इसमें भी 2, तो अगर ले दे के देखा जाए तो एक ही ऑप्शन इसमें 2 से कटने की बात नहीं कर रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी, जहां पर 2 से कटने की बात नहीं, बाकी सब में 2 से कटने की बात है। मतलब 3 है एंड 37 है, मतलब 3 से कटेगा और 37 से कटेगा, बट 2 से नहीं कटेगा। ये तो श्योर है कि जो पॉसिबिलिटी आएगी 2 से नहीं कटेगी, तो हम ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं। थोड़ा सा इसके लिए और भी एक चीज हम प्रेफर कर सकते थे, अगर हमारा जो बेस है जैसे 222 है और 333 है, अगर हम इनको जोड़ दें यू गेट 555, आपको 555 मिला है, 3 से कटेगा श्योर है। 30, अब देखो सब ऐसे ही सोच लीजिए, तो क्या 555 के एंड में 5 है तो ऑड ही नंबर हुआ ना, कहाँ 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, कैंसिल ही नहीं होगा। तो अब की बार देखो अगर 37 से भी, अगर 37 से भी देखिए 37 से भी कैंसिल हो जाएगा, और किससे कैंसिल हो जाएगा, 37 के साथ साथ 3 से तो कैंसिल हो ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाएंगे तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है, करेक्ट सम आपके सामने। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड, कितने प्रतिशत पानी को मतलब मिला दिया जाए विथ हनी, किसमें, शहद में, सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। जो हनी की कॉस्ट प्राइस है, जो उसका क्रय मूल्य है, उससे 20% का उसे गेन हो जाए आफ्टर सेलिंग, मतलब बेचने के दौरान। तो 20% का है तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कह रहे हैं कि 20% का गेन, दैट मीन्स 20%, 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब है कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 5 थी तो उसको हम बनाना चाहते हैं 6, एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 बनाना चाहते हैं। सो व्हाट इंक्रीज विल एप्लीकेबल हियर, कितना इंक्रीज बनेगा बताइए आप लोग, एक बढ़ा, एक का मतलब 1 × 100 डिवाइड बाई किससे, 5 से, 5 से डिवाइड कर दिया। एकदम ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। 20% इसका राइट सोल्यूशन है, 20% आप लगाइए, करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का आपका सामने है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसका सोल्यूशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये जैसे अगर एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग अगर आप इस प्रश्न को देखते, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे बेस पावर के फॉर्मेट में नंबर दिया जाए एंड आस्किंग अबाउट द यूनिट डिजिट की अंत में इकाई का अंक क्या होगा। सो बहुत आसान था, अगर इसके अंत में 0 था तो पावर चाहे जो भी लगी थी अंत में 0 ही आता। बट उसने कहा कि व्हाट द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस, मतलब 0 के पहले जो उसका सबसे राइट मोस्ट डिजिट है उसके अंत में हमसे पूछा, अगर उसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30, मतलब हम इसको 0 के पहले वाले टर्म को अगर लेकर चलते हैं तो उसके अंत में क्या डिजिट आएगा। तो आप इसको ले लीजिए, दैट इज 3, 3 की पावर 30 कर दीजिए। अब 3 की पावर अगर हमने 30 कर दिया तो कोई भी नंबर देखो जिसके एंड में, अगर एंड ही समझिए इसको, अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर जो भी लगी रहती, पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर डिसाइड करते, रिमाइंडर कितना आया पता चला, 4 से 1 जा 28, रिमाइंडर आया 2। हमने क्या किया, 3 की पावर 2 लगा दिया, 3 की पावर 2 बिकम 9। यहाँ पर इसके अंत में जो आएगा वो दैट विल बी 9। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा 9। डी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर अगर आपने लगाया है तो डी ऑप्शन अर्थात 9 आ रहा होगा राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के एंड में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन जो समझ रहे होंगे वो आंसर कर सकते हैं। इसका कोई खास ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिट डिजिट को बहुत एक्सप्लेन किया गया है और लास्ट 2 डिजिट को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन था आपका, अब आप इसको सोल्यूशन में रखिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, 421, 427, मतलब 2 संख्याएं दिया, एक 421 दिया है और 427 दिया है, 2 नंबर हमको दिया है। व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, मतलब किसी एक ही संख्या से इनको भाग दिया जाए, लीव्स द सेम रिमाइंडर, एक ही शेषफल आए और शेषफल की वैल्यू भी कितनी हो, 1 हो। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवीजर, जो भाजक के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर, ऐसे क्रम में टू गेट द सेम रिमाइंडर 1, एक ही शेषफल आने की। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 421 और एक नंबर है 427। हमने कहा एक नंबर सोचो, दैट विल बी n। अगर मैं n से इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए और फिर उसी n से इसको भी डिवाइड करूं, रिमाइंडर 1 आए। उसने पूछा कि n की जगह पर हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, मतलब कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जो कि दोनों को डिवाइड कर सके, और डिवाइड करने के बाद मतलब क्योंकि शेषफल 1 की बात है तो आप एक काम कर सकते हैं कि शेषफल 1 के लिए पहले इन दोनों नंबर को एक एक कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको उस पोजीशन को, उस नंबर को डिसाइड करना है जिस नंबर से इन दोनों को भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आए, तो सबसे पहले इसको भी 1 कम कर दें
जो कि 420 बना देगा 420, और इसको भी अगर एक कम कर दे 420 क्या बना देगा 6 बना देगा। अब मैं इस केस में जैसे अपने पास यहाँ पर 420 हो चुका है और दैट इज 426 है, इन दोनों का एचसीएफ सोच लो, एचसीएफ मतलब मासा। अब एचसीएफ क्या होगा, डिफरेंस कर दी दोनों का, दैट विल बी 6। मतलब आप एन की जगह पर क्या सोच सकते हैं 6, जो कि 421 को जब डिवाइड करेगा और 427 को जब डिवाइड करेगा, 427 को जब डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करने पर हर केस में करके देख लीजिए एक शेषफल देगा। अब 4 से 6 से तो कंडीशन बन गई, 6 एक नंबर है, 6 इज ए नंबर, when it will divide the 421 gives the remainder 1, when it will divide the 427 give the remainder 2। बट उसने हमसे कहा इसी आर्डर में और कितने नंबर हो सकते हैं या टोटल कितने नंबर हो सकते हैं जिनसे सेम वही कंडीशंस फॉलो हो कि उससे भाग करने पर शेषफल 1 आए। तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज कर देंगे 2 गुणे 3 आएगा। मतलब सेम आप ये समझ लो कि जैसे 6 से भाग करने पर शेषफल आपका 1 आया था, 6 से इसको भाग करने पर शेषफल 1 आया था, सेम एक कॉन्सेप्ट अगर हम 2 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 1 आएगा, इसको भी 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 3 से भी इसको भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो सेम है कि वह 2 से भी कैंसिल होगी और 3 से भी कैंसिल होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। मतलब एक नंबर तो ये था ही, एक दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। देयर आर द 3 पॉसिबिलिटीज, टोटल यहाँ पर 3 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, 3 सोल्यूशंस हो सकते हैं, जिनसे अगर हम उस नंबर्स को या कलेक्शंस ऑफ नंबर जो कि 4 to 1 एंड 4 to 7 है उनको डिवाइड करेंगे तो यू गेट द 1 एज ए रिमाइंडर इन ऑल केसेस। हमेशा आपको एक ही शेषफल मिलेगा और इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा बताएं, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, A can X contain 399 liters of petrol and A can Y, A can मतलब ये पर्सन से, A can Y contain 532 liters of the diesels। ये 2 कैन है, कंटेनर है बेसिकली। एक कंटेनर का नाम X है और दूसरे कंटेनर का नाम Y है। दोनों के पास देखिए कुछ लीटर्स में पेट्रोल, इसके पास पेट्रोल है और इसके पास क्या है, डीजल है। 2 ऐसे भी मतलब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर 399 लीटर इसके पास पेट्रोल है और इसके पास 532 लीटर्स ऑफ द डीजल्स है। दे आर टू बी बोटल्स, इनको बोतल में भरना है। इन बोटल्स ऑफ द इक्वल साइज, ऐसी बोतल्स में भरना है जो कि सेम साइज की हो। होल ऑफ द पेट्रोल ऐसा लेना है हमें कि सारे के सारा पेट्रोल, एंड होल ऑफ द डीजल्स वुड बी सेपरेटली बोटल्स, मतलब जिनको हम बराबर बराबर संख्या में बांट सके। हमें ऐसी बोटल्स लेना है और वो भी मतलब एक कैपेसिटी की लेने हैं जिससे कि हम डीजल्स को और पेट्रोल्स को बराबर बराबर संख्या में डिवाइड कर सके। द बॉटल्स कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ द लीटर्स इज एन इंटीजर्स, बॉटल्स की जो कैपेसिटी हो वो इंटीजर्स के टर्म्स में हो, लीटर्स के फॉर्म में हो। हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेस आर पॉसिबल, ऐसी कितनी अलग अलग साइज की बॉटल्स अवेलेबल हो सकती है। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि अगर हमारे पास 20 लीटर अगर हमारे पास डीजल है और हमारे पास सपोज करो कि 15 लीटर क्या है, पेट्रोल है, ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि कितनी ऐसी अलग अलग साइज की बॉटल्स हो सकती हैं जिससे कि हम डीजल और पेट्रोल्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर सके, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर सके सेम कैपेसिटी। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि अपने पास 5 लीटर की कोई बॉटल हो, तो 5 लीटर की बॉटल है तो 4 लीटर पर डीजल बन जाए, 4 बॉटल्स डीजल की बन जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा ये सब खत्म हो जाएगा कि नहीं, 5 से कंप्लीटली डिवाइड है। 4 बॉटल्स आपको डीजल की मिल जाएगी और 3 लीटर्स आपकी पेट्रोल की हो जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहले एक संख्या सोचनी है जो कि इनको कंप्लीटली काट सके। दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, वो उनका मासा होगा। और एचसीएफ मतलब एक ऐसी संख्या जो बताएगा कि हम इतने लीटर का बोतल यूज कर सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द पेट्रोल एंड डीजल्स बोथ, दोनों को सेपरेट, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इतने लीटर का बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों का एचसीएफ अर्थात इन दोनों को काटने वाली संख्या सोचनी होगी। दैट विल द हाईएस्ट मोस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या होगी, इसलिए एचसीएफ कह रहा हूं। और एचसीएफ के लिए टेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों का डिफरेंस लो। 12 से 9 3 होता है और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इससे डिवाइड कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पर बनेगा 12 से 9 3, ये भी 3 ही होगा। और दिस विल व्हाट, 4 से 3 133 हो जाएगा। 133 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 133 वह संख्या होगी जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। मतलब आप इसको नोट कर सकते हैं, 133 लीटर का अगर मैं बोतल सोचूंगा, हाँ, तो 133 लीटर का बड़ा सा कंटेनर हो तो 3 बोतल्स पेट्रोल के बनेंगे और 4 बोतल्स क्या बनेंगे, किसके, डीजल्स के बनेंगे। क्या और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए 7 × 19 में, मतलब अगर 7 लीटर की बोतल हम सोचें
तो भी आपका यह कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 19 लीटर की बोतल सोचे तो यह दोनों कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसलिए अब आप देखो तो पॉसिबिलिटी में आप किसी भी ग्राहक को किसी भी ऑप्शंस, मतलब जो ऑप्शंस दे सकते हो वो इसका दे सकते हो कि हम एक ले सकते हैं 133 लीटर का बोतल, हम 7 लीटर का भी बॉटल्स ले सकते हैं, हम 19 लीटर का भी बॉटल्स ले सकते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हाँ, बॉटल्स की संख्या आपकी अब अकॉर्डिंग टू द अमाउंट या कैपेसिटी ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल अलग अलग हो सकती है, बट हम यूज कर सकते हैं। इसलिए अपने पास ऑप्शन है 3 टोटल। तो 3 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको नोट करें, कंप्लीट सोल्यूशन करें, देन कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कंफर्म करिएगा। जो डाउट रहे आप जरूर कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ठीक है, दोनों बातें होती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपको दिया इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सम यस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक आपको दिया है यस दैट इक्वल टू द एक्स प्लस वाई प्लस जेड वेयर एक्स वाई एंड जेड आर द डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? द नंबर कंटेनिंग ओनली 2 फैक्टर, जो खुद से कटती है और एक से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, दैट आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। इन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और वो भी लेस देन 10। एक क्वेश्चन आता है अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर अवेलेबल दैट आर लेस देन 10, मतलब 1 डिजिट की कितनी प्राइम नंबर्स हो सकती हैं। बिकॉज द प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से शुरू होता है, और 2 के बाद अगर हम सोचे वह नंबर कौन सा है जो खुद से कैंसिल होगा 1 से, दैट इज 3, दैट इज 5, दैट इज 7। यहाँ पर कुल 4 नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 एंड 7 है। दे आर द प्राइम नंबर, दे आर डिविजिबल बाई ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही ऐसे इसके गुणनखंड होंगे, और 10 से छोटे यही कुल अपने पास प्राइम नंबर्स भी हैं। मेरे पास एक्स वाई जेड को लेकर के ये 4 पॉसिबिलिटी, इनमें से आप पेयर बनाओ और जोड़ो, जैसा उसने कहा है। इसने कहा है कि कुछ कंडीशंस अप्लाई करने की बात कर रहा है। द यूनिट डिजिट ऑफ यस, जो ये जोड़ आएगा, जो इन तीनों का जोड़ होगा, कैन बी 0, 0 हो सकता है। इसने कहा द यूनिट डिजिट कैन बी 0, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सोचते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने पॉसिबिलिटीज की बात करा, मैं देख रहा था कि अगर मैं कोई भी इसमें से आप अपने मन से जो पेयर सोच सकें, जैसे अगर हम 10 0 को सोच रहे थे तो 2 3 5 5 5 10 साफ साफ दिख रहा है। अगर 2 ले लूं, 3 ले लूं, 5 ले लूं, 2 3 5 5 10, इंड में 0 तो आया, तो पहली पॉसिबिलिटी एकदम तय हो सकती है, पॉसिबल है। दूसरी देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ यस कैन बी 9। अब मैंने पॉसिबिलिटी सोची तो पहली पॉसिबिलिटी में तो आया नहीं। फिर अब 2 3 और 7 ले ले, 2 3 5 7 12 कर दे, नहीं पॉसिबल है। फिर हमने सोचा देखिए 3 5 7 7 5 12 12 3 15, नहीं पॉसिबल है। फिर और भी जो इधर उधर की पॉसिबिलिटी, जैसे 5 2 7, मतलब 7 5 12 2 14, नहीं पॉसिबल है। तो दिस इज नॉट अवेलेबल, दे पॉसिबल नहीं है किसी का सम यहाँ पर 9 हो जाए, तो इसको हटा दिया। द यूनिट डिजिट ऑफ यस कैन बी 5, ये अभी तो मैंने जोड़ा था इसको, कैसे देखिए 7 5 12 3 15, अगर मैं 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, 7 ले लूँ, 3 5 8 7 15, तो अंत में 15 भी आ रहा है, मतलब ये तीसरा भी अवेलेबल है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 1 and 3 सोचेंगे, 1 and 3 ओनली। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। मतलब सम के एंड में 0 अवेलेबल है, सम के एंड में 5 अवेलेबल है, बट सम के एंड में नेवर भी 9 भी अवेलेबल, ठीक है, 9 अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आपने किया है और इसका सोल्यूशन आपने सी ऑप्शन दिया, दैट इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़िए। ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो हर एग्जाम्स में आता है। आज की डेट में पार्टनरशिप जरूर आ रहा है, हर क्वेश्चन, हर पेपर में, हर जगह पे आपको दिख रहा है। 2 पर्सन्स, 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम पी है एंड क्यू इंटर इनटू अ बिजनेस, एक व्यवसाय में शामिल होते हैं, दे कम्स इन द बिजनेस। पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू, जितना क्यू लगाएगा, निवेश देखो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए। ये 2 पर्सन्स हैं, एक का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है। इसने कहा पी पुट्स 14,000 मोर देन द क्यू, अगर क्यू लगाएगा x रुपए तो पी लगाएगा 14,000 प्लस x, दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोथ पर्सन, इन दोनों व्यक्तियों का निवेश हो गया। करेक्ट है, ये दे आर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोथ पर्सन। ए इसका इन्वेस्टमेंट है, ए इसका इन्वेस्टमेंट है, दैट द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट आगे बढ़िए, बट पी हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, यह कितने महीने तक इन्वेस्ट करता है? 8 महीने के लिए, 8 मंथ हमने लिख दिया। क्यू हैज इन्वेस्टेड फॉर द 10 मंथ, क्यू ने कितने महीने तक के लिए? 10 माह तक इन्वेस्ट किया। करेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट है इन दोनों का। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, इसके बाद पढ़िए, जो आगे की वर्डिंग दिया गया है उसको हम लोग कंफर्म करते हैं।
इफ पीस शेयर इज 400 मोर देन क्यू शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। जब लाभ होता है, जब लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो भाई सीधी सी बात है, पी ने ज्यादा पैसे लगाए थे लेकिन समय कम दिया था, लेकिन फिर भी पी को क्यू की कंपैरिजन में 400 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट होता है आउट ऑफ 2000 ऑफ द प्रॉफिट। अगर 2000 का कुल लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, देखिए टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है दैट इज 2000 रुपीज, और उसमें दो लोग का प्रॉफिट है, एक तो पी का, दूसरे क्यू का। इसने लिखा है देखो, पी शेयर इज 400 मोर देन क्यू शेयर, मतलब पी का जो लाभ है दैट इज 400 मोर देन क्यूज प्रॉफिट। अगर क्यू का प्रॉफिट वाई है तो इसका प्रॉफिट वाई प्लस 400 है, और टोटल प्रॉफिट बोलो कितना है, 2000 है, 2000 है। हम ये सब चीजें करते क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आपको भी अगर क्लियर होंगे तो आप भी ऐसे मेरी तरह करते चले जाएंगे। अब इसमें डिसाइड करना है कि पूछा क्या जा रहा है, लेकिन मेरे मन में कई बातें चल रही हैं। जैसे क्या चल रहा है कि कभी भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दैट विल डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो निवेश के रेशियो के, निवेश के अनुपात के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टू थिंग्स, इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड द टाइम टेकन, मतलब कितना समय ले रहे हैं व्यापार में और कितना पैसा लगा रहे हैं। तो इस निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया जाता है विद द प्रॉफिट, तो दोनों से हम डिसाइड करके हम चीजें कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा भी, देखिए व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी, पी ने कितने पैसे लगाए थे बताना है हम लोग को, ये बताना है। आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकाल दे दोनों का, ऐड किया 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 400 जाके घटेगा तो 1600 होगा, तो y की वैल्यू 800 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। करेक्ट है, 1200 एंड 800 बिकम 2000। एक तरह से अगर सोचा जाए तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो P का जो है, P का जो पार्ट है दैट इज 1200 एंड Q का जो प्रॉफिट है दैट इज 800। अगर सोचो तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो दैट इज 3:2 प्रॉफिट का रेशियो, और जो इनके निवेश का रेशियो है इसको थोड़ा सा प्लान कर दें हम लोग, दोनों कंपेयर करना है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता, सॉरी 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है और 2 5 जा 10 होता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि दैट बिकम, ए पी का पार्ट है ना, 4 × 14,000 प्लस x, हाँ, और इसका कितना 5x। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कहीं से भी उठा के कर लीजिए, चाहे ऐसे चाहे वैसे लीजिए। हम कंपेरिजन करते हैं प्रॉपर, जैसे करना है हम लोग को। तो P का पार्ट वहाँ से देखो कितना है, 4 × 14,000, 14,000 प्लस x है, और Q का पार्ट कितना है दैट इज 5x है, इक्वल टू यहाँ पर हम लिख दे 3/2, ऐसे लिख दिया, क्योंकि P की वैल्यू कितनी है 3 है, Q की वैल्यू इतनी है। अब इसको हम प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्यूशन करते हैं। इसको उधर किया तो देखो यहाँ पर आप समझो 2 4 जा 8 होता है ना, 8 होगा, और 8 का मल्टीप्लिकेशन हम सीधा सीधा कर सकते हैं, ऐसे एक बार लिख दें 14,000 प्लस आपका x है, और ये 5 3 जा 15x है। इसको सॉल्व करिए, 14 8 112, 112 होगा, 000 हुआ, प्लस 8x है बराबर 15x है, 8x इधर चला जाएगा दैट बिकम 7x इज इक्वल टू 112 000 है, 7 से डिवाइड कर दें 16 जाता है, 16,000 हो गया, दैट इज इक्वल टू x। ये x है, x इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द Q, x इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द Q, और इसमें अगर 14,000 ऐड होगा, 16,000 प्लस 14,000, तभी जाकर के हमें P का इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यू गेट 30,000। यहाँ पर दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द P दैट इक्वल टू 30,000, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएं, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है जो करेक्ट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए, और ये पार्टनरशिप का एक शानदार सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। करेक्ट है, तो सब लोग सॉल्व कर लें, इसको कन्फर्म कर लें, देन कम्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले प्रश्न पर आए, इसको खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं, कंफर्म करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज हमसे कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, रेशियो का क्वेश्चन भी बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है, अक्सर एग्जाम से पूछा जा रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पी सैलरी, पी की जो इनकम है, सैलरी है, इज 20% लोअर देन द क्यू सैलरी, क्यू की इनकम से, क्यू की सैलरी से 20% कम है, which is 20% lower than the R salary, मतलब जो Q की सैलरी है that is 20% lower than the R salary, by how much percentage the R salary more than the P salary, मतलब R की जो सैलरी है वह P की सैलरी से कितने % ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान देना होगा
कि जो रिलेशंस दिए हैं दैट इज बाय द टू पर्सन्स, दो पर्सन्स के आधार पे दिए हैं, P का Q से रिलेशंस एंड Q का R से रिलेशंस, इस टाइप से रिलेशंस दिया गया है। अब इन रिलेशंस को हमें एक साथ एसोसिएट करना है, टेकिंग द P, Q एंड R एक साथ अगर हम एसोसिएट करते हैं, उसमें भी ध्यान देने की बात होती है कि जो वो पर्सन जो कि दोनों रिलेशंस में अवेलेबल है उसको हमें बीच में पुट करना होगा। जैसे P सबसे पहले Q से रिलेट करता है एंड Q रिलेटेड विद द R, सो Q टेकिंग Q एज अ मिडिल पार्ट, इधर P रखा वैसे भी सीक्वेंस में Q बीच में ही रहता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम Q को बीच में रखेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल नहीं रख रहे हैं, हम समझ कर रख रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड देख करके रख रहे हैं। अब उसमें भी देखिए P सैलरी इज 20% मोर लोअर देन द Q सैलरी, तो व्हाट अबाउट द 20%, अगर फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है भिन्न का परसेंटेज का, दैट बिकम 1/5। इसका मतलब अब कहा है P सैलरी इज 20% लोअर देन द Q सैलरी, इसका मतलब है Q की इनकम अगर 5 है तो P's इनकम विल बी 5 - 1 दैट इज 4, करेक्ट है। इसी तरह से लिखा है, अब आगे Q सैलरी के बारे में बताया, दैट 20% लोअर देन द R सैलरी, सेम वही रिलेशंस इसके साथ भी लगे, दैट इफ इट इज 5 देन इट इज 4। अब ऐसी कंडीशंस में हमें तीनों को एक साथ एसोसिएट करना होता है, टेकिंग 3 ऑल इन वन रिलेशनशिप, अन सिंगल रिलेशनशिप, एक साथ में रिलेट करना पड़ेगा। और उसका सिस्टम समझ लीजिए कैसे, इट इज 4 इट इज 5 टेक इट इज आल्सो 5 5 4 दैट इज 4 आल्सो, मतलब ऐसे बढ़ा देना होता है या इनको बराबर कर देना होता है। अब बराबर हो जाएगा दोनों केसेस में। अगर P 16 है तो Q है 20 एंड R है 25, ये तीनों के बीच का रिलेशन हो गया। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो रिलेटेड, दे आर रिलेटेड इन दिस टर्म्स, इस तरह से ये लोग रिलेट कर रहे हैं। अब इसने हमसे कहा है कि जो P है R से कितने परसेंट कम है, यह लिखा है ना कि बाई हाउ मच परसेंटेज, बाई हाउ मच परसेंट R से सैलरी इज मोर देन, नो, R की सैलरी P की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है ये बताना है। तो R की सैलरी देखो है कितनी, 25 है, R की सैलरी कितनी है बताएं, 25 है, 25 है, और P की सैलरी कितनी है, 16 है, 16 है। यहाँ लिखा 25, यहाँ लिखा 16, कितने ज्यादा है बोलो, 9 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 16 से, लेकिन 9 × 100 डिवाइड बाई 16, तो कितना हो गया, 4 चौके 16 होता है, 4 25 बार होता है ना, 25 9 225 होता है, डिवाइड बाई 4 कर दे, 4 पंचे 20 होता है, 4 छंगे 24 होता है, 56.25% होगा। R सैलरी इज 56.25% मोर देन द Q सैलरी, P सैलरी, दैट इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें, और कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम डाउट हो तो प्लीज बताएं, जिससे कि हम इसको और अच्छे से कंफर्म कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ नंबर इज मिस्टेकली, मतलब गलती से, डिवाइडेड बाई 4, एक नंबर को जो n था उसको हमने गलती से 4 से भाग कर दिया, जबकि रियलिटी में इंस्टेड, देखिए बजाय करना क्या था आपको, द मल्टीप्लाइंग बाई 4, हमें 4 से गुणा करना था, हमसे कहा था कि 4 से गुणा कर दो आप, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन्स इट वाज द करेक्ट सोल्यूशन एंड इट द रॉन्ग सोल्यूशन, ये गलत सोल्यूशन है, सही सोल्यूशन है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक, जो ये गलती आपने किया इसकी वजह से परसेंटेज में क्या चेंज हो गया, क्या परिवर्तन आ गया, परसेंटेज चेंज हुआ है। अब देखो मतलब हमने इसको अचीव किया है इंस्टेड ऑफ दिस। अब इसको चाहो तो पहली चीज को खत्म कर दो, इट इज 1/4 एंड दैट इज 4, 4 से 1/4 हो गया, 4 से 1/4 हो गया, और इसको चाहो तो आप यहीं से सोच लो, 4 से अगर 1/4 हो गया ना तो फ्रैक्शन से भी डिसाइड कर सकते हो कि कितना लेस हो गया देन द 4, 4 की तुलना में कितना कम हो गया। इसका तरीका देखो ऐसे भी जा सकते हो, आप इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे, मतलब 16 की कंपैरिजन में 1 हो गया, 16 के कंपैरिजन में 1 हो गया ना, होना चाहिए था 16, मतलब होना चाहिए था 16 बट बिकम 4, 1 ओनली, केवल 1 बन गया, तो अब कमी दिख रही है, आपको पता है 15 कम हुआ है, 15 लेस हुआ है इन कंपेयर टू 16, तो लिखो 15 × 100 डिवाइड बाई 16, 4 4 जा 16 होता है, 4 25 जा होता है, 15 × 75 होता है, कैरी 7, 15 दूना 30 7 37, 4 से डिवाइड करें, 4 9 36 होता है, और 4 3 12 होता है, तो 93.75% इतना लेस हो गया, चेंज हो गया, मतलब होना जो चाहिए था उसकी तुलना में इतना चेंज हो गया, 93.75% लेस हो गया, दैट इज द राइट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट सोल्यूशन आपका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, ये भी आप वेन डायग्राम का क्वेश्चन, मैं तो मुझे लग रहा है कि मैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपको कराता हूँ हर एग्जाम में इसको जरूर बताता हूँ।
ठीक है। वेन डायग्राम मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे सेशंस रखे हैं, अलग अलग एग्जाम्स को जो कवर करता हूँ उसमें जरूर इन चीज़ को कवर करता हूँ। और ये अगर सीसैट के एग्जाम में भी आ रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने कई सारे ऐसे टॉपिक्स देखे हैं, जैसे अभी जो पीछे कराया, इसके पहले मैंने कई सारे ऐसे पार्ट, जो रेशियो वाला पार्ट मैंने कराया, पार्टनरशिप मैंने कराया, ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर एग्जाम की रूट होते हैं, हर एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना पड़ता है इन एन एग्जामिनेशन। चलो फिर एग्जाम की बात है, 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द इंग्लिश। ठीक है, एक परीक्षा होती है जिसमें 80% बच्चे जो होते हैं अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन द हिंदी, हिंदी में पास हो जाते हैं 70%, 70% बच्चे। 15% दोनों में फेल हो जाते हैं, 15% दोनों में फेल हो जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ऐसे बच्चों का परसेंटेज क्या है जो केवल और केवल एक विषय में फेल हुए। देखो, केवल एक विषय में फेल होना और फेल होना, ये दो बातें होती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द फेल। हम फेल बेस्ड एक डायग्राम बनाए। अब आप कहोगे सर वाई फेल बेस्ड, और वो भी डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं। व्हाट इज द डायग्राम? हम कहते हैं डायग्राम इज द वेन डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन जहां पर म्यूचुअल कनेक्शंस होते हैं, म्यूचुअल कनेक्शंस का मतलब जैसे मैंने कहा 80% पास इन द इंग्लिश, तो हम थोड़ी मना कर रहे तुम हिंदी में ना पास हो, हिंदी में पास हो जाओ भाई, क्या दिक्कत है। मैंने कहा 70% पास इन द हिंदी, तो हम थोड़ी मना कर रहे कि आप इंग्लिश में ना पास हो, आप इंग्लिश में भी पास हो जाओ। बट इसने कहा 15% फेल इन द बोथ, और ऐसी केस में जैसे कभी आपको लिखा है 80% पास इन द इंग्लिश, तो हम कहेंगे 20% फेल इन द इंग्लिश। हमने कहा 70% पास इन द हिंदी, हम कह रहे 30% फेल इन द इंग्लिश। ठीक है, हिंदी। तो अब ऐसे में अगर हम फेल को, अगर हम पास को ही कैटेगरी बना के चलते तो 80%, 70%, और इसको जब हम 100 से निकालते 15% जो कॉमन दिया हुआ था वो अगर हम निकालते तो दैट बिकम द 85, जो उससे ज्यादा हो रहा था, तो नेगेटिव में वैल्यू आती। और वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फेल को लेकर चलते तो ज्यादा जल्दी से और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ दो फिगर ले लिया, एक लिया मैंने हिंदी का, पहले क्या है इंग्लिश है। देखो मैंने इसको इंग्लिश का ले लिया ये वाला, और इसको हिंदी रहने दिया, ये इंग्लिश कर दिया, एंड दिस इज हिंदी। अब अगर 80% फेल पास हैं इंग्लिश में तो 20% फेल होंगे इंग्लिश में। अगर 70% पास हैं किस में, हिंदी में, तो यहाँ पर 30% पास होंगे किस में बताएं, हिंदी में। और कहा है 15% फेल इन बोथ, तो यहाँ पे लिखिए 15%, करेक्ट है। अब आइए, अब जैसे मैंने कहा कि अगर टोटल जैसे ये आंकड़ा है, इंग्लिश का फेल है दैट इज 20%, बट इंग्लिश में फेल होना और केवल इंग्लिश में फेल होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। इंग्लिश में फेल होने में 15% ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी में भी फेल होते हैं, तो ओनली अगर इंग्लिश की बात करो तो 20 में से 15 निकाल दे, दैट बिकम 5%। केवल ऐसे 5% बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। उसी तरह से हिंदी में फेल है 30%, बट केवल हिंदी में फेल होंगे 15%। अब आपसे कहा है यही चीज कि ऐसे बच्चों का परसेंटेज बताओ, दे आर फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, नॉट इन बोथ। अगर बोथ का मतलब हमसे पूछा होता कि कितने परसेंट फेल हो गए, तब तो हम कहते कि ऐड करो 35% हो जा रहा है। कितने परसेंट पास हो गए, 100 में से 35 निकाल लेते 65% हो जाता, 65% होता। बट कितने परसेंट दोनों में नहीं, केवल एक विषय में फेल हुए, दैट इज 5% एंड दैट इज 15%, दोनों को ऐड कर दे दैट बिकम 20%। 20% फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में जो फेल हैं वो 20% है। बहुत लोग देखो 35 लगाएंगे और लगाए होंगे, आप लोग बताना, तो 20% इसका राइट सोल्यूशन होगा, इसका करेक्शन होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एज रिलेशन का क्वेश्चन है। एज रिलेशन सच में इस समय एग्जाम्स का, जैसा कि मैंने कई सारे टॉपिक्स आपको बताया कि जो आपको इस एग्जाम में देखने को मिले हैं, जो कि जनरल किसी एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से एज रिलेशन भी है। एज रिलेशन भी आपको लगभग हर एग्जाम में दिख ही जाता है। और क्वेश्चन लेकिन जो इसमें पूछा है ठीक ठाक पूछा है। अगर आप इस प्रश्न को पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करिए। अ फादर सेड टू हिज सन, एक पिता जो है अपने बेटे से कहता है, देखो क्या कहता है कि तुम तो बेटे ही हो, हाँ, और हम तुमसे कैसे जो है आगे हैं, थोड़ा सोचो। N years back age I was old as you are now, मतलब तुम जो अभी बता रहे हो ना अपने आप को, ये तो जो आज हो, ये मैं n साल पहले ही था, 10 साल पहले ही था, 20 साल पहले ही था। मतलब जैसे कभी कोई कहना है जो तुम आज पाए हो वो हमें 4 साल 10 साल पहले ही लेकर बैठा था, अभी चिंता मत करो, बहुत अब से कंपेयर मत करो। अभी फिर फादर अगेन सेइंग दैट कि माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज N year back, मेरी जो अभी की उम्र है तुम्हारी उस समय की भी उम्र की 4 है, मतलब 4 years है, 4 times है, 4 गुना है, जिसको आप कह सकते हैं।
इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ फादर एंड सन इज 130 ईयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? उनकी आयु में अंतर क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर सारा जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, जो बातें बता रहा है, दैट इज फादर। तो हम लोग मानते हैं कि जैसे कभी भी एज रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो तीन कंडीशंस होती है, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट या बिफोर आप कह सकते हैं, एक आफ्टर। इन तीन पर ही सारी बातें होती है। मैंने एज रिलेशन के कई सारे वीडियोस दिए हैं जहां पर कई लेवल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस समय अगर हमने कहा कि चलो फादर यफ है एंड सन इज यस, पिता जो है यफ मान लिया, सन इज यन, यस, यन ईयर्स बिफोर, अगर हम यन घटा दे, जैसे आज आपकी जो उम्र है अगर हम कह दें कि 10 साल पहले क्या थी, 10 घटाइए अपनी एज से। तो ऐसे ही अगर फादर की एज मानो तो उस समय यफ माइनस एन रही होगी और बेटे की एज यस माइनस एन रही होगी। लेकिन अब कंडीशन देखिए क्या बोला है कि फादर सेइंग दैट, देखिए क्या कहता है कि यन ईयर बैक, मतलब यन साल पहले, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब इस समय तुम्हारी जो एज है वो मेरी उस समय जो एज थी, यन साल पहले थी, उसके बराबर है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यफ माइनस यन इज इक्वल टू यस, लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब पिताजी की जो ये एज है दैट इज इक्वल टू दिस एज ऑफ द सन, इस समय की बेटे की उम्र के बराबर है। दूसरी कंडीशन उसने कहा है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ से कुछ हम कह सकते हैं, हाँ, यन को अलग कर लीजिए तो यफ माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम यन को अलग कर लेते हैं, यन को थोड़ा सा हम यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, सो यन इज इक्वल टू यफ माइनस एस हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी कंडीशन पढ़िए, लिखा है कि माई प्रेजेंट मतलब दिस इज फादर यफ, एज इज 4 टाइम्स योर एज यन ईयर्स बैक, तुम्हारी यन साल पहले की उम्र क्या है, यस माइनस यन, उसकी 4 टाइम्स है। अब आप पढ़ो इसको, आप लिख सकते हो कि अच्छा देखो, अगर फादर इस समय 4 टाइम्स है, सो हाउ द सन बिकम द 4 इक्वल टू द फादर, कैसे बेटा अपने पिताजी की आयु के बराबर हो पाएगा? अगर हम उसमें 4 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 इंटू यस माइनस एन करते हैं, सो ही विल इक्वल टू द एज ऑफ हिज फादर, अपने पिता की उम्र के बराबर एज कंटेन कर लेगा। सो एफ इज इक्वल टू 4 इंटू यस माइनस एन, सो एफ इज इक्वल टू 4 यस माइनस 4n आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सो हम अगर 4n को इधर कर लेते हैं या हम ऐसे ही रहने देते, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं जिससे डिफरेंसेस क्लियर हो सके, सारी बातें समझ में आ जाए कि अगर एफ इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, एफ इज इक्वल टू 4s माइनस 4 इंटू यन, यन की जगह पर आप एफ माइनस एस रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए एफ इज इक्वल टू 4s माइनस 4 इंटू यन की जगह पर एफ माइनस यस कर सकते हैं। एक रिलेशंस डेवलप कर लीजिए, रेशियो बना लीजिए पिता और बेटे की उम्र का, क्योंकि राइट नाउ दे आर द फादर एंड सन ओनली। क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ इज इक्वल टू 4s माइनस 4f माइनस प्लस 4s हो जाएगा, 4s हो जाएगा। अब यस को एक तरफ ही रहने दीजिए, इनको इधर कर दीजिए। सो अगर हम इसको इधर लाते हैं, सो इट बिकम द 5f और यह क्या हो जाएगा 8s। अगर हम फादर डिवाइड बाई सन करते हैं, सो इट बिकम 8/5। तो ये आप एक रेशियो बना चुके हैं कि फादर एंड सन का जो एज रेशियो है दैट इज इक्वल टू 8:5। मतलब यह आपको समझ में आ गया होगा कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है और 8:5 क्या है, 5 है। मतलब अगर पिता की उम्र 8 से कैंसिल होगी तो बेटे की उम्र 5 से कैंसिल होगी। और इस समय दोनों की आयु का जो सम दिया है दैट इज 130 ईयर्स, 130 साल है। तो ऐसी कंडीशन में अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, सम करिए, 8 5 13 होता है, 13 इज इक्वल टू 130 हो गया, 1 इज इक्वल टू 10 हो गया। और डिफरेंस क्या है, क्योंकि अंतर पूछा है तो डिफरेंस बताइए क्या है, दोनों में 3 है, 3 इज इक्वल टू 30 हो गया। सो दोनों की आयु में जो डिफरेंस होगा दैट इक्वल टू 30 ईयर्स। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 30 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिए, बाकी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जिसमें आपको आपकी नॉलेज है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। केवल फार्मूला है, फार्मूले सबको तैयार होने चाहिए। जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये हमको याद है, हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो। तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर की लेंथ है, 1 मीटर की ब्रेथ है। जैसे अगर कोई कंटेनर हो, 1 मीटर उसकी लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर की हाइट है, ऊंचाई है। तो 1 मीटर बिकम 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू उस कंटेनर में 1000 लीटर का लिक्विड आ सकता है, पानी आ सकता है। सो दिस इज राइट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन दिया है। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। जैसे इसको ऐसे सोचिए, हमने पढ़ा मिलीग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम
मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलो, इसके बाद क्या होता है मिरिया क्विंटल एंड मीट्रिक टन, यहाँ पर मीट्रिक टन आता है। या थोड़ा सा अगर हम स्पेस इसको सेट कर देते हैं, देखो राइट नाउ हियर द देखो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्रिक टन, मीट्रिक टन यहाँ लिख दिया। मीट्रिक टन इस स्ट्रक्चर को, इस लेडर्स को हम लोगों ने पढ़ा है, सीढ़ी एक बना लो, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 2 3 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरह से एक मीट्रिक टन से अगर किलोग्राम की तरफ जाइए 1 2 3, बिल्कुल सही है। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, एकदम सही है, करेक्ट है, ये भी राइट सोल्यूशन है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। जैसे कभी आपको अगर कोई एरिया मतलब काउंट करनी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो बिकम द मीटर स्क्वायर एरिया में आती है, अगर हम 10,000 मीटर स्क्वायर लेते हैं सो इट बिकम 1 हेक्टेयर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3, दे आर राइट ऑप्शन से, तीन के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखे गए हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसका आंसर जरूर करके आए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा सा सम दिया है, इसको पढ़िएगा। लेट एक्स बी ए 2 डिजिट नंबर, सो व्हाट अबाउट द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो होती है हमेशा 10x प्लस वाई के रूप में होती है। 10x प्लस वाई का मतलब होता है कि x अगर टेंस प्लेस है, ये आपका क्या है टेंस प्लेस है, और y क्या होता है यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस होता है। तो कोई भी नंबर जो कि 10 से स्टार्ट हो और 99 तक लिखा जाए, दैट ऑल द 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखिएगा, ये सब के सब 2 डिजिट नंबर, x भी है 2 डिजिट नंबर एंड y आल्सो भी 2 डिजिट नंबर, x है और y है, दो नंबर हैं। यार देखिए कैसे लिखा है, x भी है 2 डिजिट नंबर एंड y भी अनदर 2 डिजिट नंबर, दो 2 डिजिट के नंबर हैं। फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x, मतलब उनको जो बनाया गया है कैसे, x और y के डिजिट्स को इंटरचेंज करके। इफ x प्लस y, ध्यान से देखिएगा, इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सो व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे आपसे कोई भी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा बताइए, 99, सबसे बड़ा सबसे 99 होगा, सबसे छोटा 10 होगा। ऐसे अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछेगा तो 999 होगा, 4 डिजिट पूछेगा तो 4 टाइम्स 9 होगा। ऐसे हमसे कहा कि द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बिकम 99 और दैट इक्वल टू x प्लस वाई। और एक्स वाई को हमने कहा जैसे कि दोनों अलग अलग 2 डिजिट के नंबर हैं, इनको जो बनाया गया है ना बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट बनाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर 99 के लिए सोचे, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के कुल कितने भी ऐसे पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। जैसे ऐसे सोच लीजिए कि आप मान लो अगर एक नंबर 32 ले रहे हैं ना तो एक 23 होगा, अब एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा वाई होगा, मतलब 2 डिजिट के नंबर यहाँ पर पॉसिबल सोच सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा कि ऐसा भाई जैसे हमको इन दोनों को एक्स और वाई को आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बनाना है, एक एक्स लिया दूसरा वाई लिया, तो ऐसे पूछा कि ऐसे कितने एक्स हम लोग सोच सकते हैं, ऐसे कितने व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो 99 के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जिनको जोड़ देने से 99 अचीव हो जाएगा, बन जाएगा, वो क्या क्या हो सकता है आइए समझते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखा जाए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है 99 को फाइंड करने की। तो सबसे पहले जैसे अगर सोचा जाए, देखिए क्या हो सकता है, आप ध्यान से मेरी बात को समझ। जैसे सबसे पहले अगर हमने लिख दिया 81 इसकी जगह पर, x की जगह पर, तो y की जगह पर क्या हो जाएगा 18 और दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना होगा 99। एक तो ये ले लिया हम लोगों ने, 81 और 18 को हमने ऐड किया तो इतना हो गया। दूसरा देख लीजिए आप लोग, अगर हम लिख दें यहाँ पर 72, ठीक है, तो अगला क्या होगा 27 और दोनों जोड़ दीजिए, देखिए कितना होगा 99। ऐसे अगर हमने लिख दिया 63 और लिख दिया यहाँ पर 36, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 99। ऐसे हमने लिख दिया अगर 54 और लिख दिया यहाँ पर 45, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना होगा 99। अब अगर बिलो भी जाएंगे तो फिर 45 आएगा, तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। तो अब आप समझ लो एक्स की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये लोग एक्स हैं, सो दे आर नॉट एक्स, ये भी तो एक्स हो सकते हैं। अगर हम एक्स की जगह पे 18 लिखे होते तो वाई की जगह इतना हो जाता कि नहीं। तो ऐसे में हमारे पास 4 ए ऑप्शंस हैं और 4 देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, बट बहुत सारे लोग 4 लगा के आए भी होंगे, बट अगर आपने लगाया होगा तो गलत होगा, क्योंकि x की वैल्यू 81 है तो 18 भी तो हो सकती है। ये तो मैंने एज्यूम किया कि x की वैल्यू चलो 81 है तो y 18 होगा।
अगर mx की वैल्यू 18 लेते तो y की वैल्यू 81 होती। तो इसलिए यहाँ पर 4 2 जा 8, मतलब कुल 8 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अगर आप डी ऑप्शन लगाए हैं इस क्वेश्चन के लिए तभी इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपको मिलेगा। 4 लगाने से आंसर सही नहीं होगा, तो करेक्ट करिए, आपका सही आंसर यहाँ पर 8 होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दिया है कंसीडर द फॉलोइंग, क्या वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू द वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ 3 मेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ द 4 विमेन। मतलब यहाँ पर कहा है कि 6 लड़कों का, 7 लड़कियों का, 3 आदमियों का और 4 औरतों का जो है भार इक्वल है, बराबर है। इसके बाद कंडीशन पूरा पढ़िए। इफ द एवरेज वेट ऑफ द विमेन, जो औरतों का औसत भार है, एवरेज वेट दैट इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, लड़कों का औसत भार क्या होगा। पहली चीज तो जो रिलेशन दिया है, जो कंपैरिजन दिया है अबाउट इन ऑल टर्म्स, जैसे कि 6 बॉयज इज इक्वल टू 7 गर्ल्स इज इक्वल टू 3 मेन इज इक्वल टू 4 वीमेन, ये सब इक्वल है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ये सब के सब आपस में बराबर हैं। अब इनको देखिए, जो कंपेयर करना हम लोग को, वो कैसे कंपेयर किया जा सकता है। मतलब पहली चीज तो देखो, ऐसे कभी कंपेरिजन आपको दिए हो तो आप ये समझो कि कोई को भी किसी से रिलेट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। देखने में हमें कंफ्यूजन लगता है कि बहुत ज्यादा है, बट ऐसी बात नहीं। एक शब्द यहाँ पर डिफरेंट है, दैट इज एवरेज। एवरेज द सम ऑफ नंबर, मतलब कभी भी अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वेट, एज, किसी भी टर्म्स में नंबर्स अगर दिए हैं तो उनको हम ऐड करके नंबर से डिवाइड करते, वी गेट द एवरेज। अब जैसे इसने कहा द एवरेज वेट ऑफ द वीमेन इज 63 kg, दैट मींस ये हमको बताना चाहता है कि एक औरत का जो भार है दैट इज 63 kg, वो 63 kg है। अब आपसे एक लड़के का भार पूछ रहा है इन एवरेज फॉर्म, तो इसका मतलब जो हम रिलेशंस यहाँ पर बनाएंगे वो हम वीमेन, 4 वीमेन एंड व्हाट, लड़के, मतलब यहाँ पर किसके साथ, लड़कों के साथ, 6 बॉयज, इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पर देखेंगे। क्या लिखेंगे कि 6 बॉयज इज इक्वल टू 4 वुमेन, ठीक है, 4 विमेन। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे जो इनका जो एवरेज दिया है, 6 बॉयज का एवरेज तो हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू हम क्या लिख दें, 4 वीमेन। मतलब यहाँ पर हम लोग 4 औरतों के हिसाब से अगर चले तो 4 औरतों का भार कितना है, 63 kg है। भाई रिलेशंस तो यही है ना यहाँ पर। अगर हम आपको जैसे कहते कि जैसे दिया है कि 6 लड़कों का भार 4 औरतों के भार के बराबर है, करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर अगर एक लड़का होता, 2 लड़का होता तो 6 से मल्टीप्लाइड ही तो होता। और ये क्या दिया है, जो एवरेज दिया है दैट इज द वेट ऑफ 1 पर्सन ना, एक औरत का भार दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पर 6 औरत का भार यहाँ पर लिखेंगे, एक औरत का भार दिया है ना, तो 4 औरत से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 63 कर देंगे, दैट बिकम दैट इक्वल टू द 6 into द एवरेज ऑफ द बॉयज। ये एवरेज ऑफ बॉयज है तो 6 into एवरेज ऑफ बॉयज है, तो आप इसको क्या करो, सिंपल कैलकुलेशन करिए, सिंपली इसे डिवाइड करिए। 3 दूना 6 होता है, 3 21 बार होता है, 2 से इसको डिवाइड कर दे 2 होता है, तो एवरेज ऑफ द बॉयज क्या हो जाएगा, 42 kg। ये ऑप्शन नंबर आपको बी दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप लोग नोट कर लें, करेक्ट आंसर है, सही सोल्यूशन है। इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि लेट पी क्यू एन आर एंड बी अ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब आप समझते हैं दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनेगा भी रैशनल फॉर्म में आ सकता है, बट कंटेनिंग द जीरो आफ्टर डेसिमल, जैसे कि हम 1.0 लिख सकते हैं, 1/1 जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। मतलब आप अगर कलेक्शन की बात करो, दिस इज इंटीजर। देखिए आप देखिएगा, -∞ +1 -3 -2 -1 0 1 2 3, दे आर ऑल द इंटीजर्स, ये सब के सब इंटीजर है +∞ तक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे इतना समझ चुके हैं कि यहाँ पर जैसे कहा है कि पी क्यू बी ऑड, मतलब हमने पी रखा, हमने क्यू रखा, इन दोनों को हमने बोला दे आर ऑड नंबर, ये सब ऑड हैं। इसके अलावा जैसे इसने कहा कि आर एन एस आर द इवन, ये दोनों इवन है, मतलब सम है। अब आपको डिसाइड करना है इनके बारे में कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट, जैसे इसने लिखा है p माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू एस इज इवन, क्यू माइनस एस क्यू स्क्वायर एस इज ऑड इवन, एंड q प्लस आर का होल स्क्वायर p प्लस एस इज ऑड। ये हमको डिसाइड करना है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट गिवन। सबसे पहले जान ले, जैसे अगर हम p माइनस आर की बात करें तो p क्या है, ऑड है। p क्या है, पहला टर्म ऑड है, r क्या है, इवन है। हम एक ऑड से इवन घटाएं और उसका होल स्क्वायर करें, तो ऑड से इवन घटाएं कुछ भी आए, ऑड ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑड आने की है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखिए, जब हम कभी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक इवन के साथ करते हैं तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस बात को हमेशा तय मानिए। और आप सबको कन्फर्म है कि अपना जो यस है दैट इज इवन, तो श्योर है कि यह इवन होगा, मतलब करेक्ट है। दूसरा देखिए q माइनस यस, अब q क्या है बताओ, ऑड है,
यस क्या है, इवन है, इसके सोल्यूशन से हो सकता है इवन आए या ऑड, कुछ भी आ सकता है। क्यू स्क्वायर यस है, यस क्या है, इवन है कि नहीं है, तो यस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यह भी हमेशा इवन रहेगा, ये भी करेक्ट हो गया। क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, क्यू प्लस आर मतलब एक ऑड है एक इवन है, इसका होल स्क्वायर होगा। और होल स्क्वायर अब सोचो जब ऑड एंड इवन लेंगे और उनको जोड़ेंगे, ऑड एंड इवन लेंगे तो जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे ऑड ही रहेगा। और जब p प्लस यस है, p मतलब एक आपके पास क्या है, ऑड है, और दूसरा भी क्या है आपके पास, एक इवन है, तो ऑड एंड इवन का जब जोड़ करेंगे, ऑड एंड इवन का ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा ना, और ऑड का मल्टीप्लीकेशन ऑड से करेंगे तो ऑड आएगा। तो ये आपका ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, मतलब ये तीन के तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, डी ऑप्शन अगर आपने लगाया हो तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ए भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन द नंबरिंग 260 पेज बुक। एक 260 पन्नों की किताब है, उसमें कुल कितने 5 हैं आपको बताने हैं। एक 260 पन्नों की किताब है, उसमें कुल कितने 5 हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले 5 की काउंटिंग समझ लीजिए कैसे डिक्लेयर्ड होगी, कहाँ होगी, और उसको बहुत ही आराम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कैसे होता आप समझिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर 5 को सोचा जाए, ठीक है, 5 कहाँ मिलेगा, 5 पर, ठीक है, 15 पर, इसी तरह से 25 पर, ऐसे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह से हमको 5 की काउंटिंग मिलती चली जाएगी। और अगर हम 1 से लेकर 100 तक हम 5 की बात करें तो आपको 1 से लेकर 100 तक ध्यान से देखिएगा, कुल जो 5 मिलेंगे वो 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20। अब ये थोड़ा सा आप काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास जो टर्म्स हैं, जैसे 51 है, मतलब हम 10 तो ऐसे जोड़ के देखें भी 51 है, 52 है, 53 है, सब में 5 होता है, 20 की संख्या होती है। ऐसे अगर 101 से लेकर हम 200 तक जाएंगे तो भी आपको 20 मिलेंगे। अब बनता है 201 से लेकर 300 तक। अब 300 तक जाएंगे, बनेंगे तो 20, बट हम सबको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि हम 260 की ही पेज बुक ले रहे हैं। और 260 से अगर हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो 65 पर मिलेगा 65, ठीक है, 65, 75, 85, मतलब 265 तक, 260 तक हमको रहना ना, तो 265 से इन दोनों को, तीनों इनको 65, 75, 85, 95 4 हटा देने हैं। अगर 4 हटाएंगे तो 16 आएगा, 20, 20, 40, 40, 50, 56, टोटल 56 बार 5 आएगा। राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन होगा। 56 टाइम्स 5 आपको देखने को मिलेगा, तो करेक्ट सम आपने देखा कि बी ऑप्शन है। What is the sum of the first 28 terms in the following sequence? इसके 28 terms का सीक्वेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे इसको डिसाइड करेंगे। जैसे हमने कहा कि चलो 1 कर लिया हमने, देखो जो पैटर्न देखने समझ में आ रहा है कि 1 को हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर अपना क्या है, अगर हम देखते हैं 1 2 है, ठीक है, 1 + 2 है, ये देखिए इसको अलग कर लीजिए। अगला देखिए आपके पास क्या है, 1 + 2 है। अब इसके बाद देखिए 1 3 नहीं, हाँ, इसके पैटर्न्स को थोड़ा सा समझिए आप लोग कैसे दिया है। आप सबसे पहले 1 कर लीजिए, ठीक है, 1 है, फिर 1 कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। फिर आप देखो तो 2 1 है, क्या है, 2 + 1 है। हम इसको 2 भाई प्लस लेकर चलते हैं, यहाँ पहले सीक्वेंस को ही आप प्लान करो। सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन रहा है, जैसे आप देखो 1 आपको अलग दिखेगा, A1 भी आपको अलग दिखेगा। इसके बाद देखो क्या है, 2 1 है, फिर 3 2 1 है, 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1 है। इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक। तो हमने इसको अलग किया, इसको अलग किया, फिर 2 + 1 अलग कर लिया क्योंकि हमें सम करना है। फिर हमको 3 + 2 + 1 करना है, फिर हमको 4 + 3 + 2 + 1 करना है। अब देखिए इसी तरह से आप पैटर्न बढ़ाते चले जाइए, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, फिर आगे बढ़ते चले जाएं। टर्म्स भी काउंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जैसे 4 3 2 1 हो गया, फिर आगे देखिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हो गया, करेक्ट है। 5 + 4 + 3 + 2 1 हो गया। अब चेक कर लें हमें कितना हो गया टोटल, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, टर्म्स को डिसाइड कर लेते हैं। 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 हो गया है, 28 तक जाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हो गया। तो अपने पास टर्म्स की संख्या देखिए कितनी हो गई, 6 और बढ़ गई है। ऐसे देखिए 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 2 22 हो गया। फिर अगर हम आगे बढ़ते क्योंकि मुझे 28 तक जाना है, तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, मुझे लगता है कि 6 पद लेने से ही आपका काम हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अब टोटल 28 टर्म्स हो गए। काउंट कर लीजिए, देखिए कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। जैसे ऐसे देखिए 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 6 22 22 6 28। अब इन्हीं को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अब इन्हीं को जोड़कर देखिए कितना हो रहा है। जैसे ये तो देख रहे हैं 1 1 2 हो रहा है, कन्फर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं। या तो यहाँ से इसको हटाकर यहाँ लेते आइए तो पैटर्न बन जाएगा। सबको जोड़ने का एक रूल जो आपने पढ़ा होगा वो क्लियर हो जाएगा। भाई इसको तो आप जान ही रहे 1 है, इसको भी आप देखो तो आपको कन्फर्म है 3 है, ठीक है। अब अगर हम इन सब के जोड़ को, जैसे जो बड़े होंगे उनके लिए सोचिए, 1 लिया, 2 1 3 लिया, 3 2 5 1 6 कर दिया, ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10 कर दिया, 10 कर दिया। बाकी अगर जोड़ना चाहें तो जैसे रूल होता है कि फर्स्ट n नेचुरल सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। जैसे 5 का अगर देखा है तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे इसी तरह से 6 इंटू n प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 3 7 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और एक मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया इसलिए 1 यहाँ पर सेट हो गया है। 7 गुणे 8 56, 56 को 2 से डिवाइड किया तो 28 हो गया, 28। अब सबको आप जोड़ लेते हैं तो सिंपली कितना हो जाएगा बताइए, 3 1 6 6 4 10 10 10 20 20 10 30 30 5 35 35 20 कितना होता है 55 55 1 56 56 20 कितना होता है 56, अगर हमने 20 जोड़ दिया तो 76 हो गया। और 76 8 कितना होता है 76 8 84 होता है, ठीक है। 84 राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट सम है। आप सभी लोग देख लीजिएगा, राइट सोल्यूशन आपका 84 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पैटर्न मिलाना बहुत जरूरी है। पैटर्न अगर मिला तो आपने सोल्यूशन किया अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, अ पर्सन बाइस खरीदता है 3 आर्टिकल्स, 3 वस्तुएं खरीदता है, पी क्यू एन आर फॉर ₹3330, 3330 रुपए में खरीदता है 3 सामान को। कह रहा है पी कॉस्ट 25% मोर देन आर कॉस्ट एंड आर कॉस्ट 20% मोर देन द क्यू। मतलब जो पी की कॉस्ट है वो 25% मोर देन द आर है और आर की जो कॉस्ट है वो 20% मोर देन द क्यू है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी, पी की कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 3 पर्सन है, पी है, क्यू है एंड आर है। अब कैसे इसको अलाइन करते हैं, सबसे पहले जैसे इसने कहा कि पी क्यू आर है, तीनों का कॉस्ट यहाँ पर 3330 है। इफ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर कॉस्ट, ठीक है, जो पी की कॉस्ट है वो 25% मोर देन आर की कॉस्ट है और आर की कॉस्ट है 20% मोर देन क्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आर रिलेटेड है टू ईच, तो हमें आर को रखना चाहिए बीच में। यहाँ आर कर दिया, यहाँ पर क्यू कर दिया, जिससे तीनों को एक साथ अलाइन कर सके। अब इसने कहा कि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन और आया हुआ था, हालांकि उसमें एक कंपैरिजन करना था, बट यहाँ पर उसी टाइप का ही पैटर्न ये भी है कि अपने पास 3 टर्म है, पी है, क्यू है, आर है। मैंने आर को इसलिए बीच में रखा क्योंकि पी जो है देखिए यहाँ पर तीनों थे कि पी आर से रिलेट करता है और क्यू भी आर से ही रिलेट करता है, इसलिए मैंने आर को बीच में रखा है। आप समझिए, जैसे इसने कहा कि पी कॉस्ट 25% मोर, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, अगर 100 से हम डिवाइड करते हैं तो पी की कॉस्ट 25% मोर देन आर की कॉस्ट है। अगर मतलब 4 है ए तो कितना है 4 + 1 5 होगा। इसी तरह से आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, इसने लिखा है कि आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू कॉस्ट। 20% मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब जो आर की कॉस्ट है वो क्यू की कॉस्ट से 20% मोर है। इसका मतलब क्यू की कॉस्ट अगर 5 है तो आर की कॉस्ट कितनी होगी 6 होगी, जो कि 5 में 1 ऐड करने से आएगी। अब एक साथ अलाइन करना है तो अलाइन करने का तरीका देखो ये होता है कि तीनों को एक साथ रिलेट करना है और वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों को इक्वल करें। इक्वल करने के 2 तरीके होते हैं कि आप चाहें तो ऐसे लिखो 5 4 4, ठीक है, 5 6 6, 5 6 = 30, 6 4 = 24 और 5 4 = 20। थोड़ा आसान कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, क्योंकि 3 के तीनों जो है अगर देखा जाए तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 15 हुआ, 12 हुआ और 10 हुआ। 15 12 10 का रेशियो है तीनों का। अब टोटल यहाँ पर जो पैसे इन लोगों ने लगाए हैं 33330 लगाया है। ऐसे की केस में हमें तीनों टर्म्स को ऐड करना होगा। 15 12 27 10 कितना हो जाएगा 37, 15 12 27 10 कितना हो गया 37, 37 = 3330 हो गया। अब 37 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए आई होप ये जाएगा 9 टाइम्स। हाँ, 9 7 = 63 होता है और 9 3 = 27 होता है, 27 6 बिल्कुल 9 टाइम्स जाएगा, 90 आ जाएगा। हमें पी की कॉस्ट पता करनी है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर, यहाँ पर देखो पी की वैल्यू कितनी अमाउंटिंग में 15 है,
तो 15 से अगर हमें p की वैल्यू निकालनी है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 135 के बाद 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और ठीक ठाक स्टैंडर्ड है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, मतलब करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1350 इसका राइट सोल्यूशन आ रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर AB एंड CD इज द 3 डिजिट नंबर 1CE। ये थोड़ा सा रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। वेयर द लेटर्स ABCD आर डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमको बतानी है। कुछ ऐसे है कंडीशंस, एक नंबर हमारे पास AB है 2 डिजिट, दूसरा अपने पास CD है 2 डिजिट, और इनको जब ऐड करेंगे तो 1CE है, 1CE है। अब आपसे A की वैल्यू पूछ रहा है कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। अगर इसको सोचा जाए ना तो केवल जो समझ पा रहा है नंबर्स को वही कर सकता है। कैसे? जैसे हम सबको पता है कि भाई देखो कुछ भी वैल्यू अगर हम कुछ दिए होते तो हम सोचते कि चलो और भी टर्म्स को फाइंड करना हो, AB को कोई से रिलेट करना हो, कभी किसी के बारे में कंपेरिजन कर दिया जाता है, बट यहाँ कुछ नहीं किया है। बट इसने एक चीज हमसे पूछा कि A की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 1 लिख दिया, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं? और आपको पता है कि जैसे अगर हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं, तीसरा डिजिट यहाँ पर फ्रेम ही क्यों होता है, क्योंकि कैरी बनता है, कैरी बनने पर ही फ्रेम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर लिया 9, ठीक 9 लिया, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, बहुत सारे लोग इस पर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है और जाना भी चाहिए। इनसफिशिएंट डेटा पर दिमाग लगता है, लेकिन सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? अगर हम इसको लेते हैं 9 और यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अगर सोचो कि 9 अगर लिया मैंने और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिया, सपोज करो हमने क्या लिया, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ए और बी और डी की वैल्यू भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, यहां से भी ऐड होने के बाद जो आएगा, इसके बाद यहाँ कैरी जनरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू 9 रखेंगे, ए की वैल्यू 9 रखेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 9 3 12 हो जाए, 2 होकर 1 बढ़ जाए, 9 5 14 हो जाए, 12 मतलब 4 बढ़कर 1 हो जाए। 9 के अलावा अगर जैसे मैंने 8 रखा, सपोज करो 8 रखा मैंने, यहाँ पर 8 रखा, और यहाँ पर मैंने अगर सपोज करिए C रखा, C की जगह पे कुछ भी रख दिया, C की जगह पे कुछ भी रख दिया, तो हम किसी भी हालत में, जैसे अगर हम 9 के अलावा कोई भी टर्म्स रखते हैं, 9 के अलावा कोई भी टर्म्स रखते हैं, तो उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो अगर जैसे हमने यहाँ पर 9 रखा तो ही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर 1 आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस आंसर को हम लोग 9 प्रेफर करेंगे। नहीं तो सच में कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के, यह प्रश्न क्या आंसर दे रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 9 ही पॉसिबिलिटी दे रहा है, जिससे हम 9 रख देने से यहाँ पर जो भी टर्म्स होगा, जो भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन पाएगी, क्योंकि और बाकियों को रखने से कुछ और ऐसे टर्म्स, सपोज करो हमने कहा चलो 8 रख देते हैं, भाई आपके मन में आ रहा होगा 8 रख देते हैं, बट अगर 8 रख दो यहाँ मान लो 0 हो जाए तो 8 0 क्या होगा, 8 ही होगा। कहोगे नहीं सर हासिल भी तो आ रहा है कैरी, तो कोई बात नहीं भैया, कैरी तो आएगा, लेकिन A 0 ही है। मान लो कैरी चलो 1 आया, मान लो कैरी 1 आया, तो 8 1 9 ही तो होगा मिनिमम। लेकिन 9 की केस में चाहे जो होगा, चलो 0 भी होगा, तो यहाँ पर 9 0 ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हो सकता है कैरी आ जाए। ठीक है, कैरी आ जाए तो उस केस में यहाँ पर यह वैल्यू आपको 1 प्रोवाइड करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी मेरी तरफ से है 9, और उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ना तो 8 पर हो सकता है ना 7 पर हो सकता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन है, मेरी तरफ से 9 है, बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, 3 नंबर्स x y z, मतलब 3 नंबर है, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है, आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग के 7 नेचुरल नंबर से सेलेक्ट किया गया, और 7 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। दे आर द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सच दैट ऐसी हो कि x इज ग्रेटर देन 2i एंड ग्रेटर देन 3z, मतलब जो पहला हो दूसरे से मतलब उसके डबल से भी बड़ा हो, और तीसरे यह जो है तीसरे के ट्रिपल से बड़ा हो, 3z हो। ऐसे आपको 3 नंबर सोचने हैं, x सोचना है, y सोचना है, z सोचना है। करेक्ट है? x इज ग्रेटर देन 2i हो और y जो 2i ग्रेटर देन 3z हो, और हमें सेलेक्ट कहां से करना, इनमें से ही करना है। अब हमको सोचना है कैसे, हाउ मेनी, देखिए पूछा क्या है, हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट अलग अलग ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड आर पॉसिबल, कितने अलग अलग ट्रिपलेट फ्रेम हो सकते हैं, ये हमको बताना है।
तो आइए सोचते हैं हम लोग कौन कौन से ट्रिपलेट यहाँ पर बन सकते हैं, उन ट्रिपलेट को माइंड करते हैं, उन ट्रिपलेट को दिमाग में सेट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे हम यहाँ पर एक तो सोचिए भी मत, नंबर भी ले सकते हैं। तो जैसे अगर 4 ले लिया हमने, सपोज करो 4 से कुछ सोचा जा सकता है, 2 पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम से पॉसिबिलिटी सोचिए, कम से कम इसके डबल, अगर इसके डबल से ज्यादा है तो 2 तक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम कम से कम 4 से सोचें। अगर हम 4 रखते हैं यहां पर 1 के, अब 1 के डबल से तो ज्यादा होगा, लेकिन बाकी वह किसी के ट्रिपल से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए 4 पर भी नहीं पॉसिबिलिटी है। 5 से पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगी। अगर हम यहां पर 5 रख दें और यहां पर 2 रख दें, यहां पर 1 रख दें, तो 5 देखिए इसका डबल करो कितना होगा, 2 2 जा 4, उससे ज्यादा, इसका ट्रिपल करो उससे ज्यादा है। एक ट्रिपलेट फ्रेम हुआ 5 2 1। दूसरा ट्रिपलेट देखिए कितना होगा, 6 2 1 भी फ्रेम हो सकता है। 6 है, बिल्कुल हो सकता है, 6 2 1 भी ट्रिपलेट फ्रेम कर सकता है। 7 से भी अगर हम जाएं तो 7 2 1 भी ट्रिपलेट फ्रेम कर सकता है, 7 2 1 भी कर सकता है। और सोचिए जैसे 6 और किसी के साथ कर सकता है, 2 से बड़े नंबर, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ। अरे 2 से नहीं फोकस्ड होगा तो 4 के साथ कैसे करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग फिर से आगे एक चलते हैं और हम लेते हैं, सपोज करो हमने कहा 7 है, 7 से लिया तो 7 का 3 के साथ बन सकता है, 7 3 1। तो इन 4 ट्रिपलेट के अलावा और कोई ट्रिपलेट फ्रेम नहीं हो सकता है, यही कुल ट्रिपलेट ही फ्रेम होंगे, 4 ही ट्रिपलेट फ्रेम हो सकते हैं। तो मतलब डी ऑप्शन इस राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट सम माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, 4 ट्रिपलेट फ्रेम हो सकते हैं और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा समय भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी कंफर्म करते, देखते हैं क्या सोल्यूशन इसका बन सकता है, कैसे इसका सोल्यूशन हम फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 4 संतरे हैं, 6 मैंगोस हैं, 6 मैंगोस हैं एंड 8 एप्पल्स हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगोस एंड 5 एप्पल्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको देखने हैं और उनके आधार पे आंसर डिसाइड करना है। जो दिया है दैट इक्वल टू द 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगोस प्लस 8 एप्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगोस एंड 5 एप्पल्स। करेक्ट है, 5 एप्पल्स, मतलब 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगोस प्लस 8 एप्पल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोस प्लस 5 एप्पल्स, ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसी को रिलेट करना है इन दोनों से और उसके बाद डिसाइड करना है क्या पॉसिबिलिटी बनी। थोड़ा इसको कंपेयर कर लीजिए पहले आप लोग। क्या लिख सकते हैं, 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगो प्लस 2 5 10 एप्पल। करेक्ट, ऑरेंज को इधर कर दीजिए तो 2 ऑरेंज एक साइड थोड़ा सेट करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे क्या कुछ कनेक्ट कर रहा है, 4 ऑरेंज है और यहाँ पर 2 ऑरेंज है, यहाँ पर 6 मैंगो था, यहाँ पर 2 मैंगो है। करेक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 ऑरेंज मतलब 2 ऑरेंज और एक फिर से इसके साथ देखिएगा, यहाँ पर हम इसको इधर लाते हैं तो 2 मैंगोस और इसको कर दें इज इक्वल टू उधर ले जाएं तो 2 एप्पल। अगर हम 2 से सब कैंसिल कर दें तो हम लिख सकते हैं ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, अर्थात 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल। करेक्ट है। अब ये हमारे पास एक कंडीशन बनी है और इस कंडीशंस को, जो ये 2 अलग अलग कंडीशन थी, उससे मैच कराई, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ द 3 ऑरेंज। जैसे पहला अगर हम लोग लेते हैं, पहला क्या दिया है, 3 ऑरेंज। करेक्ट है, 3 ऑरेंज और टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगोस एंड 9 एप्पल। ठीक है, 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल। करेक्ट है। इनको भी थोड़ा उसी टाइप से रिलेट करिए जैसे ऊपर किया है, तो अभी आपको थोड़ी देर में खुद ही कंफर्म हो जाए। इसको उधर कर दें तो 4 ऑरेंज होगा, इसको भी उधर कर दें तो आपका कितना हो जाएगा कि 4 ऑरेंज था, 3 ऑरेंज गया तो केवल ऑरेंज बचेगा। 6 मैंगो से 5 मैंगो कैंसिल, केवल मैंगो बचेगा। 9 एप्पल से 8 एप्पल कैंसिल होगा तो केवल एप्पल। ये तो इसी से मैच कर गया तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अब दूसरा और देख लीजिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये तो वही चीज है ना, करेक्ट तो हो गया। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट सही है। ये तो बहुत बढ़िया दे दिया इसने।
तो करेक्ट है सी ऑप्शन, बोथ एंड 1 2 बोथ आर इक्वल, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, दोनों करेक्ट हैं, आप लोग दोनों पर जा सकते हैं। अब हम आते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, मैथ्स का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ कवर कर चुके हैं, देख लीजिएगा, सॉल्यूशंस अपने मिला लीजिएगा और रिविजन्स में रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। 32 की पावर 5 है, 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाई व्हाट, लिखा है देखो 32 की पावर व्हाट 5 प्लस 2 की पावर 27 है, किससे डिविजिबल है। हम बेस देखो इक्वल करें, अभी यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 2 है, बेस इक्वल कर सकते हैं। कैसे, इस 32 को हम 2 की पावर 5 कह सकते हैं और ऑलरेडी 5 लगा है, प्लस 2 की पावर 27 है, करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 27 25 और यहाँ पर 2 की पावर 27। अगर हम 2 की पावर 25 देख रहे हैं, 2 की पावर 27 देख रहे हैं, तो 2 की पावर 25 हम कॉमन कर लें तो ये कितना होगा 1 प्लस 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 25 और ये कितना हो जाएगा 415। तो आप एक चेक कर चुके हैं, जैसे आप देखो ये नंबर जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, बाई 2 होगा कैंसिल, और ये किससे होगा 5 से। इसका मतलब है 2 एंड 5 बोथ, 2 से भी कैंसिल होगा, 5 से भी कैंसिल होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था जो नंबर 2 एंड 5 बोथ से कैंसिल होता है दैट विल ऑलवेज डिविजिबल बाई 10, वो हमेशा 10 से डिविजिबल होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एकदम देख करके अच्छे से मिला लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें डाउट जरूर लिखना, और अच्छा लगा हो तो आप जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह के सेशंस और ऐसे मतलब आपको ये जरूरी है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपेयर करते हैं ऐसे पार्ट्स में जरूर शामिल हो, समझे, सारे उन प्रश्नों को देखिए जो आपको कराए जाते हैं। मेरे ख्याल से एक इफेक्टिव सेशंस था फॉर द ऑल एग्जाम्स, आप लोग अच्छे से इसको कवर करिए। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।